नमस्कार दोस्तों। सीसिप 3.1 का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने चैप्टर 1 फिनिश किया, चैप्टर 2 फिनिश किया और सीसिप 3.1 अभी तक मैंने नहीं बताया कि एक्चुअली हमको सीसिप 3.1 करने से फायदा क्या है। सीसिप 3.1 करने से हमको क्वालिटी इंस्पेक्शन है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन है, क्वालिटी इंजीनियर है, वेल्डिंग सुपरवाइजर है, वो सब में एंट्री मिलता है गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो सीसिप 3.1 करने से बहुत सारे फायदे हैं। आपका कंपटीशन भी बहुत सारे कम हो जाएगा। सीसिप 3.1 करने का बहुत मेन रीजन जनरली लोग पैसे के लिए करते हैं कि ज्यादा पैसा कमाया जाए और जनरली ज्यादा सैलरी पाया जाए, तो वो भी एक रीजन है। तो सीसिप 3.1 वाले को थोड़ा सैलरी हाई रहता है। ठीक है, सीसिप 3.1 का अभी तक का फीस जो था 1.5 लाख था, लेकिन टीडब्ल्यूआई ने अभी 1 से 2 मंथ पहले ही जस्ट उसने फी कम किया है और कम करके 1.6 लाख कर दिया है। इंडियन मनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1.6 लाख में आप सीसिप 3.1 फिनिश कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको इंस्टीट्यूट में अगर करना है तो उसमें आपको अलग से 35,000 या 40,000 अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। अभी हमने सीसिप 3.1 ऑलरेडी लॉकडाउन कंडीशन में एकदम फ्री में पूरा सेशन फिनिश किए थे। पूरा एक एक चैप्टर में एक एक दो दो घंटे लिए थे। लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो वापस मैं करवा रहा हूँ सीसिप 3.1। कुछ बैच छूट गए थे, कुछ लोगों को ऐसा था कि भाई हम लोग को नहीं ये बेनिफिट मिला, तो हमने वापस से स्टार्ट करके अभी हम वापस रख रहे हैं। सीसिप 3.1 में टोटल कितने चैप्टर है? टोटल 25 चैप्टर है। यहाँ पे दिख रहा है लोगों को, टोटल 25 चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो है 25 चैप्टर करने के बाद आपको जनरली क्या होता है, इतना चैप्टर करने से आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इसी बुक से आता है। ये एक पूरा बुक है। टोटल सीसिप 3.1 करेंगे तो उसमें 5 टोटल पेपर है। एक स्पेसिफिक, एक जनरल, दूसरा मैक्रो, तीसरा आपका पाइप एंड चौथा प्लेट। ऐसा, सॉरी, पांचवा प्लेट। ठीक है, तो ये 5 पेपर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहला है जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा मैक्रो, चौथा आपका पेपर है वो पाइप और पांचवा पेपर है आपका प्लेट का। तो ये 5 पेपर है, पांचों पेपर आप क्लियर करते हैं तो आपको सीसिप 3.1 पास हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि सीसिप 3.1 आप टीडब्ल्यूआई ने आपको क्लियर किया, और कैम्ब्रिज से जनरली ये लिया जाता है। ठीक है, अभी सीसिप 3.1 में एक चीज और बोलता हूं कि सभी पेपर जो है, पांचों पेपर में, कोई बोलता है कि स्पेसिफिक में मैं फेल हो गया, कोई जनरल में फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है? मैं एग्जाम तो दे दिया, 1.5 लाख मैंने पैसा तो दे दिया, पैसा देने के बाद कभी कभी फेल भी कोई लोग होते हैं, तो उसका क्या है? तो आपको स्पेसिफिक है उसमें 2 चांस मिलते हैं, जनरल के 2 चांस मिलते हैं, प्लेट और पाइप के लिए 3-3 चांस मिलते हैं। आपको 3-3 चांस के अंदर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर फेल भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई अब मैं पास होगा कि नहीं होगा, इतने सारे पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, तो मेरा को कुछ रिटर्न भी मिलने चाहिए उतने। तो मैंने, आप श्योर रहिए, आप सीसिप 3.1 कर रहे हैं, आपको पैसा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जनरली मैं रिटर्न किसकी बात कर रहा हूँ, आपको सैलरी में, सैलरी आपका इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि आप दूसरी कंपनी में जंप लगाएंगे या फिर आप ही की कंपनी में रहेंगे और आप बताएंगे कि मैंने सीसिप 3.1 कर लिया, तो आपको एक बेनिफिट के तौर पे लिया जाएगा और आपका आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा, गल्फ कंट्री में भी जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। अभी हमने क्या किया था? अभी तक हमने पूरा लॉकडाउन सिचुएशन में एएसएमई पूरा लाइन बाय लाइन सेक्शन 9 फिनिश किया, एकदम हिंदी कन्वर्ट करके करके फिनिश किया। सेक्शन 2C हमने लाइन बाय लाइन फिनिश किया इन हिंदी में, और सेक्शन B31.3 लाइन बाय लाइन हमने हिंदी में फिनिश किया, और सेक्शन 5 भी हमने पूरा लाइन बाय लाइन फिनिश किया, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला है, आप देख सकते हैं। बहुत लंबा है, 2-2 घंटे का भी सेशन है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि अभी तक हम बहुत सारा चीज कर चुके हैं, सीसिप का भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें अभी तीसरा नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, ये जो तीसरा नंबर का चैप्टर में हाईलाइट किया है वो, और वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील, ये दोनों चैप्टर से, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 70, वो दोनों चैप्टर से आपको जनरली 30% क्वेश्चन आएंगे।
सीस्विप के टोटल 150 क्वेश्चन है, और टोटल 500 पेपर मिला के आप गिनेंगे तो 150 जितने 148 होते हैं, ठीक है। 148 क्वेश्चन है, तो 148 क्वेश्चन में आपको जनरली 30% क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 17 में आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है? वेल्डिंग इम्परफेक्शन ऑफ एंड मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन कैसे करना है, वो मतलब वेल्डिंग इनपरफेक्शन इन मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल में जो वेल्डिंग इनपरफेक्शन जनरेट होता है उसको कैसे विजुलाइज करते हैं, इसको कैसे पता चलता है कि ये क्रैक है, केविटी है, ये सॉलिड इंक्लूजन है, कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में डेप्थ में क्यों आता है उसका रीजन के साथ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको एक और जनरली याद रखने का जरूरत नहीं है, बीएसईएन आईएसओ 6520.1 में डेफिनेशन पूरा दिया है, आपको ये याद रहे। जहां पे जो भी क्वेश्चन आएंगे लेटेस्ट 2020 जनवरी में जो एग्जाम लिया है उसमें जो भी क्वेश्चन थे, कुछ कुछ में एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब कि कुछ लोग ने एग्जाम दिया है उसको मैं पूछा है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसके हिसाब से इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं बोलता जाएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा आपको, आप एग्जाम देंगे तो, ठीक है। imperfection any deviation from the ideal weld। वेल्डिंग एक है, उसमें कुछ भी कांड होता है, कुछ भी डेविएशन होता है तो उसको बोलते हैं इनपरफेक्शन। और डिफेक्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा वेल्डिंग है वो एक्सेप्ट ही नहीं है, वो रिजेक्ट, मतलब रिपेयर करना है या रिजेक्ट करना है, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट, ठीक है। तो हमको मटेरियल में नहीं चाहिए लेकिन वो कुछ रीजन की वजह से आ गया है तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट, और हमको उसको निकालना है। क्लासिफिकेशन ऑफ imperfection according to BSEN ISO 65201 के हिसाब से यहाँ पे 6 टाइप का हमने जियोमेट्रिक इम्परफेक्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बुक है उसमें 6 टाइप के इम्परफेक्शन। देखो अभी तक आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, सिस्विप नहीं दिया है, लोग सिस्विप देने जा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ठीक है, आपका एक एक साइड में है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आप सिस्विप का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसईएन स्टैंडर्ड के, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं, तब आपको यहाँ पे जियोमेट्रिक इम्परफेक्शन 6 टाइप के दिए हैं। क्रैक, केविटी, सॉलिड इंक्लूजन, लेक ऑफ फ्यूजन, पेनेट्रेशन, इम्परफेक्ट शेप एंड डायमेंशन एंड मिससेलेनियस इम्परफेक्शन। लोग सोचेंगे कि इसमें इतने ही थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। भाई बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम प्रैक्टिकल बात में एएसएमई करते हैं तो उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शन है, यहाँ पे भी इम्परफेक्शन एक एक के बीच में बहुत बहुत सारे दिए गए। क्रैक का भी बहुत टाइप दिया गया, केविटी का बहुत टाइप दिए गए, सॉलिड इंक्लूजन के बहुत टाइप दिए गए, इससे भी अलग से भी हम एएसएमई में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में अगर पास होना है तो। आगे बढ़ते हैं। पहला है क्रैक। तो क्रैक कितने टाइप के होते हैं? क्रैक है टोटल 5 टाइप के क्रैक है। लॉन्जिट्यूडनल क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक, रेडियल क्रैक, क्रैटर क्रैक और ब्रांच क्रैक। लॉन्जिट्यूडनल क्रैक मतलब एक लाइन में लंबा लेंथ में आएगा, लॉन्जिट्यूडनल जो जैसा करके आएगा उसको बोलते हैं, वेल्डिंग के लॉन्जिट्यूडनल साइड में आएगा उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्रैक वेल्डिंग के परपेंडिकुलर साइड में है ट्रांसवर्स। रेडियल क्रैक वेल्डिंग जो रेडी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक पाइप बोलता हूँ, एक पाइप है, वो वेल्डिंग आपने मारा, वो पाइप का वेल्डिंग में कुछ कांड हो गया, पूरा का पूरा पाइप जितना वेल्डिंग मारा वो सभी में क्रैक आ गया, तो उसको बोलते हैं रेडिएटिंग क्रैक, ठीक है। तो वो एक टाइप का क्रैक भी बोल सकते हैं उसको, एक्चुअली वो सरकमफेरेंस में पूरा आया है, तो क्रैक रेडिएशन फ्रॉम रेडिएटिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है। एक एक पॉइंट रहेगा उसमें से ये पूरा क्रैक राउंड में जनरेट होगा तो उसको रेडिएटिंग क्रैक बोलेंगे। और क्रैटर क्रैक जनरली कहाँ आता है? देखो ये एक एक के बारे में हम पूरा डेप्थ में जाने वाले हैं, आज हम 2 घंटा यही करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इतना समझा दिया कि मैं आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है, एक एक के चीज के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। यही आपको याद रखना है, 5 टाइप के क्रैक, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, रेडिएटिंग एंड क्रैटर एंड ब्रांच क्रैक। क्रैटर क्रैक कहाँ आता है? क्रैटर क्रैक आता है जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस में, जनरली आता है कि एक ही पॉइंट रहेगा उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्रैक जनरेट हो जाएंगे एक ही पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं क्रैटर क्रैक। ब्रांचिंग क्रैक कहाँ आएगा? जहां पे ब्रांच कनेक्शन होगा और वहां पे क्रैक जो जनरेट होता है उसमें ब्रांचिंग क्रैक भी आने का चांसेस है, तो ब्रांच क्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्रैक का दूसरी सिचुएशन के हिसाब से भी उसको डिवाइडेशन किया, अगर वेल्ड मेटल में आता है तो उसको वेल्ड मेटल क्रैक बोलेंगे, हीट अफेक्टेड जोन में आता है तो हीट अफेक्टेड जोन क्रैक बोलेंगे, पैन मेटल में आता है तो पैन मेटल क्रैक भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर
नेचर के हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्रैक के 4 टाइप पड़ते हैं, हॉट क्रैक, प्रेसिपिटेशन क्रैक, कोल्ड क्रैक एंड लेमिनार टियर। ठीक है, ये एक एक के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। हॉट क्रैक मतलब सॉलिडिफिकेशन क्रैक। तो सॉलिडिफिकेशन क्रैक का दूसरा नाम है हॉट क्रैक। सॉलिडिफिकेशन क्रैक क्यों आता है, मैं आपको एक एक चीज लेंथ में पूरा डेप्थ में आ जाएगा। जनरली सॉलिडिफिकेशन क्रैक है कैन ओक्यूर व्हेन कब आएगा, द वेल्ड मेटल हैज अ हायर कार्बन और इम्प्यूरिटी एंड सल्फर एलिमेंट कंटेंट। मतलब कि जो सल्फर है, फास्फोरस है, जो ये सब इम्प्यूरिटी है, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, कार्बन तो है ही, लेकिन सल्फर एंड फास्फोरस है वो भी है, कभी कभी वेनेडियम भी थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटी में आता है। तो वो सब चीज अगर बढ़ जाता है हमारी बेस मेटल में या फिर वेल्ड मेटल में, तब हम जब वेल्डिंग मारते हैं उस टाइम पे क्रैक आने का चांसेस ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बोलता हूँ। सल्फर जनरली क्या करता है, एक ग्रूव है, ये वेल्ड ग्रूव है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि एक वेल्ड ग्रूव है, उसमें मैं आर्क वेल्डिंग मार रहा हूँ। आर्क वेल्डिंग मारने के टाइम वहां पे सल्फर ज्यादा है, ऑयल जो रहता है उसमें सल्फर फास्फोरस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑयल पड़ा हुआ है, वेल्डिंग मार रहे हैं, तो सल्फर क्या करेगा, वो जो वेल्ड मेटल का दो बॉन्ड बनाएगा, जो अंदर पार्टिकल रहेगा, अंदर कोरस्पॉन्ड पार्टिकल जो रहेगा, वो जो बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ, वो सल्फर उसके बीच में आ जाएगा और उसको बॉन्ड बनाने नहीं देगा। तो ये भी एक इम्प्यूरिटी की वजह से क्रैक आने का चांसेस है। अभी मैं आपको सॉलिडिफिकेशन क्रैक आपको याद रखना है, उसको दूसरा नाम है सेंटर लाइन क्रैक। तो मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ नहीं 99% वो सेंटर लाइन में ही आता है, तब उसको बोलना है सॉलिडिफिकेशन क्रैक। उसका दूसरा नाम है सॉलिडिफिकेशन क्रैक, तीसरा नाम है उसका हॉट क्रैक, चौथा नाम है उसका सेंटर लाइन क्रैक, पांचवा नाम उसके आगे आएगा तो मैं आपको बोलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्ड मेटल हैज अ हायर कार्बन एंड इम्प्यूरिटी इन एलिमेंट कंटेंट, तब जाके ये क्रैक आता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बोलता हूँ। आपने वेल्ड मेटल जनरली इंडिया में मैं देखा है कि लोग विजुअल वेल्ड विजुअल जो करते हैं, सॉरी वेल्ड विजुअल नहीं, बीवेल बनाते हैं, बीवेल बनाने के बाद उसको वेल्डिंग मारने के टाइम क्लीन ही नहीं करते। क्लीन नहीं करने से वहाँ पे डस्ट रहता है, वहाँ पे ब्लैकिश कुछ रहता है, कार्बन जैसे हीटिंग करते हैं तो हीटिंग का ब्लैक फ्लेम रहता है। जैसे कि हम एक टॉर्च बर्नर से हीटिंग करते हैं तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक जो होता है टॉर्च से उसमें कार्बन ज्यादा रहता है, तो वो भी एक क्रैक आने का चांसेस है। तो मेरा कहने का मतलब है बीवेल आप जब बनाते हैं तो उसको टोटली तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, वहां पे ऑयल, डस्ट, कार्बन कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लीन नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम है। मैं एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ एल एन टी हजीरा का। एल में क्या हुआ, डब्ल्यूपीएस हम बना रहे थे, बीवेल हमने कंप्लीट बना दिया था, और बीवेल बनाने के टाइम हमने एकदम चकाचक फिटअप किया था, थर्ड पार्टी को बुलाया इंस्पेक्शन करने के लिए। और एक वो थर्ड पार्टी का नाम नहीं मैं देगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी आया ऑन जॉब पे, बीवेल हमारा एकदम नीट एंड क्लीन था। वेल्डर को उसने बोला कि चलो स्टार्ट करो वेल्डिंग। वेल्डिंग स्टार्ट किया उसने, इलेक्ट्रोड लिया, ओवन से निकाला, होल्डर में डाला और तुरंत स्टार्ट कर दिया। वो इंस्पेक्टर ने वो पूरा डब्ल्यूपीएस को रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या है, रीजन एक ही है कि रीजन उसका एक ही है कि भाई उसमें जनरली क्या हुआ, उसने क्लीन नहीं किया। भले ही क्लीन था लेकिन आपका प्रोसीजर है क्लीन करना, तो आपको क्लीन करना चाहिए। अगर आपने क्लीन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम है। आप कैसा भी जॉइंट हो एकदम नीट एंड क्लीन आपका जॉइंट होना चाहिए। वेल्डिंग मारने से प्रायर टू द वेल्डिंग आपको क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोसीजर की बात मैं जस्ट एग्जांपल दिया और मेरा एक्सपीरियंस में शेयर किया। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, दूसरा रीजन है उसका डेप्थ एंड विड्थ रेशियो। डेप्थ एंड विड्थ रेशियो में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आपका डेप्थ ज्यादा है और आपका विड्थ जो है वो, डेप्थ आपका ज्यादा है और आपका विड्थ है वो भी ज्यादा है, तब क्या होगा, आप डिपोजिशन ज्यादा करेंगे। डिपोजिशन ज्यादा करने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका डिपोजिशन ज्यादा होने से सॉलिडिफिकेशन जो होगा, वो सॉलिडिफिकेशन धीरे 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 एज से, वो दोनों बेस मेटल की लास्ट एज से धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होते 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 आएगा, एकदम सेंटर में आएगा, तब तक वो कूल हो जाएगा। और कूल हो जाएगा तो एक दूसरे बॉन्ड को एक दूसरे के साथ
बॉन्डिंग बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, सॉरी पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने का टाइम नहीं मिलेगा और वैसे ही जैसा है वैसे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, उसी की वजह से वहां पे क्रैक जनरेट हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। डीप एंड नैरो, यहाँ पे देख रहे हैं आप, डीप एंड नैरो होता है, तो डेप्थ एंड विड्थ रेशियो डीप एंड नैरो जो होता है वो भी एक रीजन है आने का। मतलब आपको डेप्थ ज्यादा है और ऊपर से छोड़ा हुआ है, तो छोड़ा मतलब थोड़ा वेल्डिंग हमको ज्यादा भरना पड़ेगा, वैसी कंडीशन है, डिपोजिशन वहां ज्यादा हो रहा है, वैसी कंडीशन में आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। तीसरा रीजन है डिस्ट्रप्शन ऑफ द हीट फ्लो कंडीशन ओक्यूर स्टॉप एंड स्टार्ट कंडीशन। मतलब आप स्टॉप एंड स्टार्ट कंडीशन में कुछ कांड कर दे रहे हैं, हीट फ्लो ज्यादा हो रहा है और हीट फ्लो वरना वहां पे एकदम हाई हीट जनरेट हो जा रहा है और सॉलिडिफिकेशन होने के टाइम तुरंत सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है। क्योंकि हम प्रीहीट क्यों करते हैं, आपने देखा होगा, प्रीहीट करते हैं स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट। प्रीहीटिंग का मेन रीजन है स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट, लेकिन प्री हीटिंग नहीं किया और आपने तुरंत वेल्डिंग मार दिया तो स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट है, धीरे 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 स्लोली स्लोली वो कूलिंग होगा, वो नहीं होगा, तुरंत सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तुरंत जल्दी से सॉलिड हो जाएगा। तो जल्दी से सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से बॉन्ड को टाइम नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसी की वजह से वहां पे जैसा है वैसे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का चांसेस है। सॉलिडिफिकेशन क्रैक ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए कि उसमें जनरली सल्फर कम हो, कार्बन कम हो, वैसा हमको सल्फर फॉस्फोरस वो सब इंप्यूरिटी कम हो, वैसा हमको जनरली सिलेक्ट करना चाहिए मटेरियल। दूसरा रीजन है आपको प्रीहीटिंग प्रॉपर करना चाहिए। तो तीसरा रीजन है आपको डीप एंड नैरो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो बीवेल एंगर एज पर डब्ल्यूपीएस में लिखा है कि भाई 70 +or -5 डिग्री, तो आपको उतना ही रखना चाहिए। फिर आप ज्यादा कर देंगे और छोड़ा कर देंगे, मतलब 80 100 डिग्री तक आप बीवेल एंगल बना देंगे तो बीच में वेल्डिंग ज्यादा भरना पड़ेगा और सॉलिडिफिकेशन का रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का चांसेस है। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, ऑयल ग्रीस सल्फर वो स्केल जो है वेल्डिंग मारने से पहले आपको क्लियरली रिमूव करना चाहिए। अगर आपने रिमूव नहीं किया है तब भी आपका ये सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का चांसेस है। ठीक है, contamination of the lower melting points such as copper tin lead zinc shall be avoided। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कभी क्रैक नहीं देखा था जब मैं फ्रेशर था। 2010 की बात है, जब मैं फ्रेशर था उस टाइम पे मुझे क्रैक कैसा होता है पता नहीं था। तो मैंने एक सीनियर को बोला कि सर मुझे क्रैक दिखाइए कैसा होता है। तो उसने क्या किया, कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और जो वेल्डर जहाँ पे वेल्डिंग मार रहा है उसको एक प्लेट दिया, उसको बोला कि यहाँ पे एक मोकअप की तरह थोड़ा सा वेल्डिंग मार, और वेल्डिंग मारने के टाइम हमने कॉपर वहां पे फेंका, तो वो क्या हुआ, वहां पे तुरंत क्रैक जनरेट हो गया। तो आप एग्जाम्पल देखो, सभी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रैक देखना चाहते हैं तो ऐसा है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अलग से कोई एक प्लेट में वेल्डिंग मारेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉपर आप ऐड कर दीजिए ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो क्या हुआ वहां पे क्रैक जनरेट हो जाएगा और आपको एकदम विजुअली चकाचक क्रैक दिखेगा। तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल शेयर किया। ठीक है, तो कॉपर टीन लीड वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए, तब जाके आपको सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का चांसेस ज्यादा कम कम हो जाएगा। हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैक, एच HICC, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैक भी बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैक का बहुत सारा नाम है, उसको टोय क्रैक भी बोलते हैं, उसको अंडरबेड क्रैक बोलते हैं, उसको कोल्ड क्रैक बोलते हैं, उसको जनरली हाइड्रोजन क्रैक है। ऑलरेडी मैं उसका सेशन कर चुका हूं, मेरे पहले के वीडियो है वो आप देखेंगे तब आपको उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अभी दूसरी बात, हाइड्रोजन क्रैक आता क्यों है, तो उसके 4 रीजन है हाइड्रोजन क्रैक आने का। हाइड्रोजन क्रैक क्यों आएगा, मैं आपको ऑलरेडी मेरे आगे के एक लेसन में खाली हाइड्रोजन क्रैक के ऊपर पूरा एक वीडियो 27 मिनट का किया है, तो आप देखेंगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाइड्रोजन 4 रीजन की वजह से आता है। आपका 100 ग्राम में 15 ml से ज्यादा हाइड्रोजन डिफ्यूजन है, तो आपको ज्यादा चांसेस है हाइड्रोजन क्रैक आने का। ट्रेस है वो 0.5 से ज्यादा है तब भी आपको हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है। टेम्परेचर आपका 300 डिग्री से कम है तब हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है। और सस्टेनेबली मॉइस्चर
मॉइस्चर मतलब हार्डनेस आपका जो है वो 400 से ज़्यादा है, तब भी आपका हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है। आप अभी मैं एक-एक के ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन लेवल आपका 100 ग्राम में 15 एमएल डिफ्यूज़न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब वेल्डिंग मार रहे हैं, उस टाइम पे हाइड्रोजन जो है वो वेल्ड मेटल डिपोज़िशन जो हो रहा है, उसमें ज़्यादा जमा हो गया। एक्चुअली रूल्स क्या है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 8 एमएल से 100 ग्राम में 8 एमएल जितना हाइड्रोजन डिफ्यूज होगा, तब आपको बहुत अच्छा लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे उसको, ठीक है? 15 एमएल उसको भी लो हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन गुड इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं। लेकिन अग 15 एमएल तक आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 एमएल से ज़्यादा गया आपका डिपोज़िशन हाइड्रोजन, तब आपको क्रैक आने का चांसेस है। ऐसा क्यों होता है? वेल्डिंग रोड है, वो आपने जनरली बेकिंग नहीं किया है और जनरली एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एक्सपोज़र हो गया है और वो डंप हो गया है, पानी वाला हो गया है, गीला हो गया है। आपने वो इलेक्ट्रोड को बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, तब भी बाहर से फ्लक्स जो है उसके अंदर हाइड्रोजन घुसने का चांसेस बढ़ जाता है। हाइड्रोजन क्यों घुसता है ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन आपने देखा होगा पुराने हम साइंस 12th साइंस 10th स्टैंडर्ड में हमारा आता था कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आवर्त कोष्ठक था। आवर्त कोष्ठक में लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए। लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 0 या 2, मतलब दूसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवी कक्षा में ऐसा करके बढ़ता बढ़ता जाएगा, तब वो स्थायी रह जाएगा वो। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को देगा, या जीरो करने का ट्राई करेगा या किसी से लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो जाएगा, तब वो स्थायी हो जाए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन पहला ही आवर्त कोष्ठक में उसका पहला ही नाम है, मतलब पहला ही एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर की कक्षा में, तब वो क्या करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से केमिकल रिएक्शन करेगा, किसी के साथ वो जनरली झगड़ा करके इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे या 0 हो जाएँगे, तो वो शांत बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो, डंप जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स में बहुत सारा चीज़ रहता है। उसमें सल्फर रहता है, सिलिका रहता है, पोटेशियम रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो हाइड्रोजन उसको जनरली वहाँ से एकदम ईज़िली उसको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है। इसके लिए वो फ्लक्स में बैठने का चांसेस है। जैसे ही आप हवा में निकालेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, तो हाइड्रोजन उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हाइड्रोजन होता है, वो फ्लक्स में अंदर घुस जाएगा और वो स्थायी होके वहाँ पे बैठ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ड्यूरिंग वेल्डिंग, जब आप वेल्डिंग मार रहे हैं, उस टाइम पे वो डिपॉज़िट होगा, वो वेल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि देखो वेल्डिंग हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्थायी हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो उसको दे दिया, फिर भी वो वेल्डिंग में क्यों घुसा? क्योंकि जब हम डिपोज़िशन कर रहे हैं, तब वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब हाइड्रोजन वापस वो अलग होगा। अलग होने के बाद तुरंत वो वेल्डिंग में घुसेगा और वेल्डिंग के अंदर बैठ जाएगा। जब तक टेम्परेचर गर्म है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 300 डिग्री से नीचे आएगा, तब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने से क्या होगा, फिर वापस वो वेल्ड मेटल में से ढूंढेगा। पहले तो उसको फ्लक्स में से मिल गया था, लेकिन अभी वेल्ड मेटल में घुस गया है, तो अभी वेल्ड मेटल में वो ढूंढेगा किसी के पास इलेक्ट्रॉन है या क्या, किसी को चाहिए तो दे देगा, या किसी के पास है तो वो ले लेगा। ऐसा करने का ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे तो सब सॉलिडिफिकेशन हो गए, कोई उसको देगा भी नहीं, कोई उसके पास लेगा भी नहीं। तब क्या होगा, वो एटमोस्फियर में जाने का कोशिश करेगा, और एटमोस्फियर में से वो 300 डिग्री से नीचे, सबका अपना अपना रिएक्शन है। हाइड्रोजन का 300 डिग्री के नीचे है, क्रोमियम का 400 से 800 है, सभी का अपना अपना रिएक्शन है। वो कहाँ सब चीज लिखा है, एसटीएम में लिखा है। एसटीएम में आप पढ़ेंगे पूरा एक एक के बारे में पूरा डेप्थ में दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 300 डिग्री से नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाएगा, हाइड्रोजन एक्टिव हो जाएगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। वाइब्रेट होते होते वो इसके लिए वाइब्रेट होगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या किसी को देगा। वो कैसे भी करके उसकी लास्ट जो कक्षा है उसमें 0 करेगा या 2 करेगा, तो वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा। जैसे ही वाइब्रेट होता होता जाएगा, कहाँ से भी उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो जहाँ पे वीक बॉन्ड रहेगा, वो वीक बॉन्ड को वो चीरेगा और चीर के सीधा बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और जहाँ से वो निकला वहां पे वो क्रैक करता जाएगा। उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन क्रैक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये हाइड्रोजन लेवल अगर बढ़ जाता है आपके इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड में, तब भी आपका चांसेस बढ़ जाता है हाइड्रोजन क्रैक आने का। ट्रेस ट्रेस में कैसे, वो मैं समझाता हूँ। एक डिसेंड है, ठीक है, एक डिसेंड है,
और एक शेल है, उसको आप फिट अप कर रहे हैं। डी शेल में थोड़ा ओवालिटी है, शेल में भी थोड़ा ओवालिटी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब ठोक ठाक करेंगे, चाबी लगाएंगे, बहुत सारा दबाव देंगे, ऊपर से वेट करेंगे या ट्रेस करेंगे, उसको दबा दबा के कैसे भी करके फिटअप में एज पर हमारा जो कोड का रिक्वायरमेंट है उसके अंदर लाएंगे और ट्रेस बना के उसको फिटअप करेंगे। फिर फिटअप करने के बाद बड़े बड़े टाँके मारेंगे या जो भी है XYZ करके आप उसको टिका के रखेंगे। जैसे ही वेल्डिंग फिनिश होता है, पूरा जब तक रूट से लेके फाइनल तक वेल्डिंग फिनिश होता है, तब तक आप फिर उसको सब चाबी निकालेंगे, सब चीज निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले आपने ट्रेस में जॉइंट को फिटअप किया, तो उसी को बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। ट्रेस के बारे में B31.3 में मैं सेशन ऑलरेडी एक दो बार में किया है, उसमें भी मैं ये सब चीज डेप्थ में समझाया है प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो आप B31.3 देखेंगे, उसमें मैं थोड़ा बहुत समझाया है इसके बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेस क्या है। ट्रेस, जब आप कोई जॉइंट को जबरदस्ती फिटअप करते हैं तो वो जॉइंट में एक ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में जाने का कोशिश करता है। तो वो जो ओरिजिनल कंडीशन में जाने का कोशिश करेगा और वो फोर्स लगाएगा, उसी को बोलते हैं ट्रेस। फोर्स अपॉन एरिया, ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उसका मतलब है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बात कर रहा हूं कि भाई एक डिसेंट आपने फिटअप किया, शेल के अंदर फिटअप किया, फिटअप करने के टाइम आपने ट्रेस से जनरली उसको फिटअप किया, पूरा वेल्डिंग मार दिया। वेल्डिंग जब आप मार दिया, उसके बाद आप चाबी वगैरह सब निकालेंगे, उस टाइम पे वो जो है उसका ओरिजिनल पोजीशन में जाने का कोशिश करेगा और वहां पे अगर वेल्डिंग ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो ट्रेस में रहेगा, वो जो जॉइंट है वो ट्रेस में रहेगा। उस टाइम पे हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां पे ट्रेस है, वहां पे उसको थोड़ा वीक बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ, ट्रेस की वजह से भी वहां पे बॉन्ड तो हमारा टूटता नजर आएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वहां पे भी फोर्स करेगा, और वो ट्रेस की वजह से, वहां पे वीक बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन वहां से चीर देगा और बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन का तो काम फंडा क्लियर ही है, वो कैसे भी करके एटमॉस्फेयर में जाएगा ही जाएगा, कितना भी आप फोर्स लगा लो, कोई उसके पास वो नहीं है, उसको एयर एटमॉस्फेयर में जाना ही है, क्योंकि उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है या किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसकी लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसको ऑक्सीजन जनरली दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, वो ट्रेस की वजह से वहां बॉन्ड पुअर हुआ और वो बॉन्ड की वजह से चीर के बाहर निकल गया। तो उसी की वजह से यहाँ लिखा है 0.5 ट्रेस जो है, वो ये जो है वो पूरा PhD है, ठीक है। ये ट्रेस 0.5 ही क्यों रखा, तो वो आपको देखना है तो आपको हाइड्रोजन के लिए ASTM देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही क्यों, क्योंकि ASTM क्या है, पूरा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ASTM है वो पूरा PhD है। जैसे हम लोग यहाँ PhD करते हैं, उसका एक नंबरिंग सिस्टम बनता है और वो उसके हिसाब से वहां पे दिया गया है, तो वो ASTM में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग मटेरियल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर यूज क्या क्या होता है, कैसा कैसा बिहेव करता है, उसके बारे में पूरा ASTM में दिया गया है, ठीक है। तो ट्रेस यहाँ पे 0.5 से ज्यादा होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, और हाइड्रोजन तोड़ के बाहर निकलेगा तो वहां पे क्रैक आने का चांसेस है। टेम्परेचर का ऑलरेडी मैं समझा दिया। हार्डनेस, हार्डनेस क्या है, सस्पेंडेबिलिटी मॉइस्चर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हार्डनेस 400 से ज्यादा हार्डनेस। अगर आपका हार्डनेस जो है वो ज्यादा है, हार्डनेस ज्यादा का मतलब क्या हुआ, आपका जो बॉन्ड है, आपका जो प्रॉपर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, उसका बॉन्ड का साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हार्डनेस का मतलब वो प्रॉपर बॉन्ड की तरह से फिटअप नहीं हुआ है। आपने देखा होगा FCC BCC वो सब स्ट्रक्चर, मटेरियल साइंस मेटलर्जी आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप आयन कार्बन डायग्राम ऑलरेडी मैं एक दो बार करवाया है, वो और यूट्यूब में ऑलरेडी है, आप उसको देखेंगे तब भी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हार्डनेस आपका बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मटेरियल के अंदर जो बॉन्ड साइज है, पार्टिकल का साइज है, एटम का आपका साइज है, वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आपने देखा होगा दो बड़े बड़े पत्थर आप नजदीक रखेंगे तो उसमें गैप कम, गैप ज्यादा रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर आप बाल्टी में एक मिट्टी भर देंगे तो उसमें गैप कम रहेगा, और वही बाल्टी में आप पत्थर भरेंगे तो आपने देखा होगा एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा। तो जनरली वही एक चीज है, बाल्टी में आप पाउडर भर दीजिए मिट्टी का, तो वो एकदम स्ट्रेंथ उसका अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपका हुआ बॉन्ड है। और आप यही वही बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर भर दीजिए तो कम पत्थर आएंगे और उसके बीच में जगह भी रहेगा। तो वही एक चीज है, हार्डनेस वही एक संपल है कि भाई वो बड़े बड़े पत्थर जैसा, मतलब सबका साइज बड़ा बड़ा रहेगा तो उसके बीच में गैप रहेगा, और वो गैप में हाइड्रोजन को तो बहुत अच्छा है कि वही गैप में इजीली तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो 400 से हाइड्रोजन हार्डनेस ज्यादा है तो हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस ज्यादा है। सबका अपना अपना रूल्स है, कैसे कैसे हाइड्रोजन
क्रैक ना आए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में अभी मैं बात करेगा। हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैक जो है वो जनरली कहाँ आता है, अंडर बीड क्रैक। अंडर बीड मतलब मैंने चैप्टर नंबर 2 करवाया है, उसमें मैंने बताया था अंडर बीड किसको बोलते हैं, टोय किसको बोलते हैं। तो ये जो है ये टोय है, ठीक है। टोय मतलब वेल्ड मेटल एंड पैरेंट मेटल दोनों का जो फ्यूजन बाउंड्री है, फ्यूजन लाइन है, उसी को बोलते हैं टोय, ठीक है। और बीड किसको बोलते हैं, थोड़ा हीट अफेक्टेड जोन भी इसमें थोड़ा कवर होता है और एकदम वेल्ड मेटल के थोड़ा नीचे आता है, उसको अंडर बीड बोलते हैं। तो अंडर बीड क्रैक भी आने का चांसेस बड़ा ज्यादा है। हाइड्रोजन क्रैक भी, उसको हाइड्रोजन क्रैक का दूसरा नाम है अंडर बीड क्रैक, हाइड्रोजन क्रैक का दूसरा नाम है टॉय क्रैक, हाइड्रोजन क्रैक का दूसरा नाम है हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैक, हीट अफेक्टेड जॉन क्रैक भी हाइड्रोजन को बोलते हैं, ठीक है। तो वो जनरली हीट अफेक्टेड जोन में आता है, इसके लिए उसको हीट अफेक्टेड जोन क्रैक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्रैक के बारे में मोस्टली समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन उसको यहाँ पे कैसे रिमूव किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। एक एक पॉइंट के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले, अब इफ एनी वन ऑफ द फैक्टर इज नॉट सेटिस्फाई, ऊपर का चारों में समझाया वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब आपको क्रैक आने का चांसेस ज्यादा है। और वो क्रैक को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्री हीटिंग करना चाहिए। प्री हीटिंग का मेन काम क्या है, स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट, ठीक है। उससे क्या होगा, सस्टेनेबल माइक्रोस्ट्रक्चर जो है उसमें हार्डनेस आने का चांसेस कम है। क्योंकि देखो, जब आप बिना 25 थिकनेस या 50 थिकनेस हो तुरंत आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सडन इफेक्ट पड़ेगा हीट का ऑन जॉब पे, बेस मेटल पे। सडन आपने प्री हीटिंग नहीं किया, 50 थिकनेस है, तुरंत आपने वेल्डिंग मारना स्टार्ट किया, तुरंत आप एक ही चीज को, एक मेटल को तुरंत आप 6000 टेम्परेचर तक वेल्डिंग मारना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होगा उसका कंडीशन आप सोच लीजिए। तो उसका जो उसका मेटल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से वहां पे हार्डनेस क्रिएट होगा। तो वही एक रीजन है। तो प्रीहीटिंग अगर हम करेंगे तो प्रीहीटिंग करने से क्या फायदा है, प्रीहीटिंग करेंगे तो धीरे धीरे पहले तो हमारा मेटल हीट हो जाएगा, हीट होने से फिर उसमें हीट थोड़ा ज्यादा जनरेट करेंगे, तब एक अच्छी तरह से, एक प्रॉपर वे से हीट है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरा बेस मेटल में। तो सडन इफेक्ट जो होता है वो नहीं होगा बेस मेटल में। तो प्री हीटिंग करेंगे तो आपका मटेरियल हार्ड होने का चांसेस कम होता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे प्री हीटिंग करने से भी आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन को क्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन द स्पेसिफिक इंटरपास टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर आपको 315 दिया है। मैं देखा है इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं वो इंटरपास, कोई डब्ल्यूपीएस का, तो पहले तो डब्ल्यूपीएस वेल्डिंग, गल्फ कंट्रीज में डब्ल्यूपीएस है वो वेल्डर के पास होना ही चाहिए, दिस इज द कंपलसरी रूल्स। उसके बाद वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास भी डब्ल्यूपीएस कंपलसरी होना चाहिए, दिस इज द रूल्स, ओके। और इंडिया में ऐसा जनरली नहीं होता है, तो हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। हम लोगों को जनरली वेल्डर को समझाना पड़ेगा कैसे डब्ल्यूपीएस है, डब्ल्यूपीएस क्या है, उसमें क्या क्या दिया है, तुम कितना करंट रखोगे, तुमको वीविंग कितना करना है, तुमको प्रीहीटिंग कितना करना है, तुमको इंटरपास कितना रहना है, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। गल्फ कंट्री में मोस्ट ऑफ वेल्डर है, सबको मोस्टली पता रहता है, लेकिन इंडिया में वेल्डर अभी इतने टेक्निकल साउंड नहीं है, तो उसको हमको समझाना पड़ेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो डब्ल्यूपीएस रहना चाहिए। डब्ल्यूपीएस में लिखा है 315 डिग्री इंटरपास टेम्परेचर, लेकिन वेल्डर को तो कुछ पता ही नहीं है इंटरपास कितने, इंटरपास वेल्डर तो चेक ही नहीं करता है। इंटरपास कैसे चेक किया जाता है, हमारा थर्मोमीटर से भी चेक करते हैं। और हमारा जनरली चौक से 3 टाइप के है, वो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट और प्री हीटिंग के बारे में ऑलरेडी मैं एक सेशन किया है, उसमें मैं पूरा डेप्थ में समझाया है। 2 घंटे तक मैंने सेशन लिया है, उसमें एक एक चीज का डेप्थ में समझाया है कि कैसे कैसे हमको वेल्ड मेटल के अंदर क्यों, वेल्ड मेटल जो है वहां पे हमको चौक क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसके जस्ट बगल में क्यों लगाना चाहिए, प्री हीटिंग हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड क्यों चेक करना है, उसके जस्ट बगल में कब चेक करना है, कितने तक वो प्री हीटिंग रहना चाहिए, और कितना एरिया कवर करना चाहिए, सब के बारे में एक एक चीज में डेप्थ में समझाया है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे प्री हीटिंग का मैं बात कर रहा था। मेंटेन इंटरपास 315 डिग्री है इंटरपास डब्ल्यूपीएस में, और आपने 400 डिग्री कर दिया, तब क्या कांड हो जाएगा आपके मेटल के ऊपर, आपका जो मेटल है वो मेटल हार्ड हो जाएगा। मेटल हार्ड होने का रीजन ये है, हाई हीट इनपुट, लो टफनेस, और लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, वो भी एक यहाँ पे फंडा क्लियर होता है, और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मटेरियल हार्ड होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो
इंटरपास आपको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। पोस्ट हीटिंग, ओके, दूसरी बात, वेल्ड हाइड्रोजन क्रैक को डीले क्रैक भी बोलते हैं। मैं आपको ये चीज नहीं बोला लेकिन अभी बोल देता हूँ। डीले क्रैक इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जनरली हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेल्डिंग मार के, वेल्डर वेल्डिंग मार के फिर चला जाता है अपना दूसरा जॉब के लिए, या फिर उसका शिफ्ट खत्म हो जाता है घर पे जाता है, ठीक है। अगर वेल्डर वेल्डिंग मारता है उस टाइम पे, वेल्डिंग खत्म करने के बाद जैसे ही निकलता है तब हाइड्रोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब तो टेम्परेचर 300 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। वेल्डिंग जो टेम्परेचर है वो 300 ज्यादा होगा तब कोई प्रॉब्लम। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में 300 पे देखो 6000 टेम्परेचर, ऐसे में डब्ल्यू अगर आप वेल्डिंग मार रहे हैं तो 6000 टेम्परेचर तक जाएगा, ठीक है। 6000 से फिर धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते कम होते 1000 पे आएगा, 1000 से 800, 800 400, 400 300, 300 से 100। जैसे ही 300 से नीचे आना स्टार्ट हुआ तभी वो हाइड्रोजन है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, वो एक्टिव होना स्टार्ट होगा। तो वो एक्टिव होगा तो वो कैसे भी करके वो बाहर निकलेगा। तब हमको क्या करना है, हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से फायदा ये है कि हाइड्रोजन इजीली धीरे से निकल जाएगा और हमारा हीटिंग जो टेम्परेचर है उसी में वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो उसको हाइड्रोजन को निकलने का एक टाइम मिल जाएगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएगा या 300 डिग्री से नीचे आएगा टेम्परेचर, तब प्रॉब्लम होने का चांसेस है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दूसरी बात करता हूँ। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग रिड्यूसिंग द हाइड्रोजन कंटेंट एंड अलाउिंग द हाइड्रोजन इन इफ्यूज फ्रॉम द वेल्ड एरिया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, तो ऐसा इसके लिए लिखा है कि हाइड्रोजन कंटेंट रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हो, जब आप पोस्ट हीटिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, पोस्ट हीटिंग करने के टाइम हाइड्रोजन जो कुछ है जो हमारे वेल मेटल में फंसा हुआ है वो उसको निकलने का एक चांस मिल जाएगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो जनरली कोड में ये सब चीज किधर भी नहीं लिखा है लेकिन आपको बोलता हूँ, जनरली हाइड्रोजन क्रैक में देखा है वेल्डिंग मारने के 42 से 72 आवर्स के बीच में ज्यादातर हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस रहता है। तो वो भी एक रीजन है, ठीक है। अप्लाई द पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा वेल्ड मेटल में जो हीट इफेक्ट हुआ है, ट्रेस जनरेट हुआ है, वो जनरली रिमूव हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस कम हो जाएगा। वो तो सबको पता है कि जब हम वेल्डिंग मारते हैं उसमें ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं, रेसिड्यूल ट्रेस हो या कोई डिफरेंट टाइप के ट्रेस हो, या फिटअप करने के टाइम हमने ठोक ठाक किया है, चाबी लगाया, वो भी ट्रेस हो, मटेरियल का ट्रेस हो, जो भी है, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट पूरे जॉब का करते हैं तो एक दूसरे के साथ पूरा जो माइक्रो स्ट्रक्चर है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देगा। और पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने से हमको ये फायदा है कि ट्रेस रिमूव हो जाएगा। तब ट्रेस ही रिमूव हो जाएगा तो हाइड्रोजन, और दूसरी बात, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करें तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर भी निकलने का चांसेस ज्यादा है और बाहर निकल जाएगा। तब हमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि भी तुरंत ठंडा होता है तब भी वो हाइड्रोजन उसमें रहेगा ही नहीं, तो बाहर आने का चांस ही कम है क्योंकि पहले से ही पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ही निकल गया है। और अगर है तो प्रॉब्लम है ही, हाइड्रोजन तो जनरली होना तो चाहिए ही नहीं, वो कैसे भी कभी भी उन फ्यूचर में भी रनिंग कंडीशन में भी वो क्रैक आने का चांसेस है। लेकिन आपको ये सब कंडीशन फॉलो करेंगे, प्री हीट करेंगे, इंटरपास प्रॉपर मेंटेन करेंगे, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करेंगे और पोस्ट हीटिंग करेंगे, तब आपको हाइड्रोजन कम होने का चांसेस है, हाइड्रोजन क्रैक कम होने का चांसेस है। रिड्यूस द वेल्ड मेटल हाइड्रोजन बाय प्रॉपर सिलेक्टिंग वेल्डिंग प्रोसेस, ओके। अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप आर्क में ही जनरली ज्यादातर आता है हाइड्रोजन क्रैक। आप ऐसा करते हैं उसमें टीगी मारते हैं तो हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है क्योंकि फ्लक्स जो है उसी में ज्यादातर हाइड्रोजन होता है। तो अब ऐसा आप करिए कि टीगी वेल्डिंग उसके रिप्लेसमेंट में यूज करिए, तब भी आपको हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस कम है। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है आगे आएगा तो ठीक है, लेकिन आपको आपको अगर आर्क ही यूज करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड को बेकिंग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड का बेकिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी समझाया, एसएफ है सेक्शन 2C, एसएफ है 5.1, 5.4, 5.3, ये सबसे बारे में एक सेशन मैंने 2-2 घंटे का लिया है। आप आगे का वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बेकिंग कैसे करना है। जनरली कोड में क्या लिखा है, एग्जांपल के तौर पे 7018 है तो कोड में कहाँ लिखा है, तो सेक्शन 2C में पेज नंबर लास्ट जो तीसरा जो लास्ट है
5.1 एसएफ है 5.1 उसका लास्ट 3 पेज है, उसमें ये सब चीज पूरा डिटेल में दिया गया है बॉक्स बना के टेबल नंबर 4.3 में कि भाई हमारा बेकिंग है वो 260 से 425 तक हमको 1 से 2 आवर तक बेकिंग करना चाहिए, उसके बाद उसको स्टोरेज करना चाहिए, मतलब ओवन में रखना चाहिए। ओवन में आपको 30 डिग्री से हमको 150 डिग्री मेंटेन करना है, उसके बाद क्यूवर में आपको देना चाहिए। जनरली हम लोग क्यूवर 65 डिग्री से अप रखते हैं और वेल्डर को क्यूवर में देंगे तो जनरली हाइड्रोजन उसमें आने का चांसेस कम रहता है और तुरंत वेल्डिंग होगा, वेल्डर ले जाके वो इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग मारेगा तो हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस कम है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं इतना डेप्थ में क्यों जा रहा हूँ, मैं इसके लिए डेप्थ में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर में से और मैं आपको एक दूसरा चैप्टर स्टार्टिंग बोला है कि 30% क्वेश्चन 30% सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक एग्जाम है, स्पेसिफिक पेपर है, उसमें से यही चैप्टर में से और ये यही हाइड्रोजन क्रैक में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। 30% क्वेश्चन ये चैप्टर से डिसकंटिन्यूटी एंड आपका वेल्डेबिलिटी उसी में से आते हैं, इसके लिए मैं इतना डेप्थ में घुस रहा हूँ। बाकी मैं ऐसे ही बोल के निकल जाएगा रिड्यूस द वेल्ड मेटल हाइड्रोजन एज पर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, आपको एमएमडब्ल्यू की जगह टिक वेल्डिंग यूज करना चाहिए, मैं इतना बोल के मैं निकल जाता हूँ। लेकिन मैं डेप्थ में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको अगर सीसीएफ 3.1 पास होना है तब आपको इसी में से 30% क्वेश्चन आते हैं यही चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज द मल्टी इंस्टेंट ऑफ द सिंगल रन टेक्निक। ओके, आपको सिंगल रन टेक्निक की मल्टी रन की जगह पे आपको सिंगल रन जो मारते हैं, यूज मल्टी इंस्टेंट ऑफ सिंगल रन, आपको सिंगल रन की जगह आपको मल्टी रन मानना चाहिए। उससे फायदा क्या है मैं आपको बोलता हूँ। सिंगल रन में क्या होता है, जनरली आप सिंगल एक ही रन में एक 10 प्लेट का थिकनेस है, उसमें आप ऐसा सोचेंगे कि मैं एक ही पास में पूरा वेल्डिंग भर दूं या एक ही रोड से एक ही जगह पे पूरा फ्यूज डिफ्यूज कर दूं और एक ही जगह भर दूं, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरी जगह भर दूं, तीसरा इलेक्ट्रोड रूट से लेके फाइनल तक, चौथा इलेक्ट्रोड रूट से लेके फाइनल तक पूरा भरते भरते एक स्टेप स्टेप पे जाता हूँ तो क्या होता है, तो उससे हाइड्रोजन डिफ्यूज होके आपका वेल्ड मेटल में जाने का चांसेस ज्यादा है। मल्टी रन में मारेंगे तो क्या होगा, आप एक स्पीड रखेंगे, एक प्रॉपर तरीके से आप वेल्डिंग मारेंगे, तब आपका प्री हीटिंग है वो भी थोड़ा आगे आगे मेंटेन होता जाएगा, तो वो भी एक रीजन है। और दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होने का चांसेस भी कम है। आप सिंगल रन में एक ही जगह पे वेल्डिंग भर देंगे तो वहां पे एकदम माइक्रो स्ट्रक्चर जो है सस्पेनेबिलिटी उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसी की वजह से वहां पे हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा, हार्डनेस इंक्रीज होगा तो आपको पता है हार्डनेस 400 से ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, means of cell tempering it is reduce the hydrogen content by allowing the hydrogen infusion of the whale metal। अभी मैं समझा यही है। यूज टेम्पर बीड हॉट पास टेक्निक, सेम इफेक्ट अबाउट। टेम्पर बीड और हॉट पास आपको टेक्निक भी यूज करना चाहिए, वो भी आपको एक बचने का चांसेस है हाइड्रोजन। और दूसरी बात, यूज ऑस्टेनेटिक और निकल फिलर, अवॉइड द सस्पेंडेबल माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्मेशन, अलाउ द हाइड्रोजन डिफ्यूजन आउट ऑफ द क्रिटिकल एरिया। देखो यहाँ पे उसने लिखने के लिए तो सब चीज लिख दिया है कि भाई आपको ऑस्टेनेटिक या निकल बेस एलॉय का यूज करना चाहिए, फिलर का यूज करना चाहिए, सॉरी निकल बेस फिलर का यूज करना चाहिए, तो उसमें हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन स्टील है तो उसमें तो ये सब नहीं चीज कर सकते, इसके लिए आपको ऊपर का फॉलो करना है। यहाँ पे जो दिया है वो सबके लिए दिया है, इसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा चलो हमारा प्लेट 516 ग्रेड 70 है उसमें ऑस्टेनेटिक मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो खाली आपको समझा रहा है कि ये ऐसा आप करेंगे तो हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस कम है। ठीक है, फिलर यूज करेंगे तो। दूसरी बात, ड्राई शील्डिंग गैस, यूज ड्राई शील्डिंग गैस रिड्यूस द हाइड्रोजन कंटेंट। ड्राई शील्डिंग गैस यूज करेंगे तो आपको फायदा क्या है, शील्डिंग गैस यूज करेंगे तब आपको फ्लक्स वाला जो है वो अवॉइड करके आप शील्डिंग वाला जीटीएडब्ल्यू मार रहे हैं तो उसमें से आपको हाइड्रोजन है वो चांसेस कम है, क्योंकि फ्लक्स में ज्यादातर हाइड्रोजन होता है, उसी की वजह से हमारा ये सब रामायण है, ये सब चीज जो कर रहे हैं वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी ड्राई शील्डिंग गैस यूज करेंगे तो हो सकता है। क्लीन रस्ट ऑफ द जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
आपने रस्ट ही पूरा क्लियर नहीं किया है, तब आपका मॉइस्चर भी अंदर है, तब हाइड्रोजन कंटेंट उसमें डेफिनेटली उसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वहां पे बैठ जाएगा और डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन उसको देगा और हाइड्रोजन अच्छी तरह से बैठा रहेगा और वेल्डिंग मारेंगे तो ऊपर में वो हाइड्रोजन अंदर ही रहेगा, फिर वो कभी ना कभी 300 डिग्री से नीचे आएगा तो वो वाइब्रेट होकर बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो क्रैक आने का चांसेस ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस द रेसिड्यूल ट्रेस भी आपको कम करना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से जॉइंट फिटअप होना चाहिए, ट्रेस जनरेट ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो वो सब चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। एक पॉइंट बच गया है, ब्लेंड ऑफ द वेल्ड प्रोफाइल और रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉय ऑफ द वेल्ड। ब्लेंड ऑफ द वेल्ड प्रोफाइल जो हमने चैप्टर नंबर 2 में बात किया है, एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। ब्लेंड ब्लेंड द वेल्ड प्रोफाइल, ऐसा करके आपको क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। व्हाट इज द रीजन ऑफ हाइड्रोजन क्रैकिंग, उसमें नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सी ऑप्शन रहेगा, ब्लेंड मतलब नहीं, टूक में मैं बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें कुछ में एक आंसर ये रहेगा और दूसरे अलग ही रहेंगे, ऊपर में भी कोई भी नहीं रहेगा, या ऊपर का चारों भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो ऑल ऑफ भी अबव भी आपको दे सकते हैं, और अगर ये है तो आपको ये देना है। आपको जनरली ये गोख डालना ही है, ठीक है, आपको याद रखना है, कैसे रखना है वो आपके ऊपर है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है। ब्लेड ऑफ ब्लेड द वेल्ड प्रोफाइल, उसका मतलब क्या हुआ, जब जॉइंट है, जॉइंट आप वेल्डिंग मार रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप एक फिलेट जॉइंट है, ठीक है, फिलेट जॉइंट आप वेल्डिंग मार रहे हैं, तो जहां पे एंड हो रहा है फिलेट का, ऊपर का और नीचे का, तब आपको वहां पे थोड़ा घिसना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से ग्राइंडिंग करेंगे, वहां पे ब्लेंड कर देंगे, अच्छी तरह से स्मूथ फिनिश करेंगे, तब हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेमिनार टीयरिंग, और मैं अभी बोला वो उतना ही नहीं है, उसमें तो बहुत सारा है, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्लेड ऑफ प्रोफाइल कर देंगे तो आपको हाइड्रोजन क्रैक नहीं आएगा, हाइड्रोजन अगर अंदर है तो आएगा ही आएगा, कोई भी एक रीजन ऊपर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऊपर का 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हाइड्रोजन क्रैक आएगा। लेमिनार टीयर जनरली कहाँ आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ज्यादातर थिकनेस जहाँ पे है, थिकनेस जब जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे ट्रेस ज्यादा होता है, थिकनेस ज्यादा है और उसके ऊपर कोई एक वेल्डिंग मारा है, एग्जांपल के तौर पे टी, हमारा एक टी समझ लीजिए, एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर कोई एक बीचों बीच में फिटअप किया है एक जॉइंट, ठीक है, एक प्लेट दूसरा फिटअप किया है, एक दूसरे के साथ ट्रेस है, थिकनेस दोनों का 80-80 mm है, तो क्या होगा, वो खींचेगा एक दूसरे के साथ, ट्रेस भी जनरेट होगा, एक दूसरे के साथ ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो जो 80 mm का थिकनेस है वो फट जाएगा, बीच में से, जॉइंट में से नहीं फटेगा, लेकिन जॉइंट से थोड़ा नीचे से फटेगा, क्योंकि वहां पे हीट अफेक्टेड जोन है, वहां से भी चांसेस है फटने का, क्योंकि वहां पे बॉन्ड पुअर होता है, तो अगर ट्रेस ज्यादा, वेल्डिंग में से जनरली कभी नहीं भी टूटे, ऐसा भी हो सकता है ना भाई, वेल्डिंग में से हर बार थोड़ी ऐसा है, जरूरी है कि वेल्डिंग में से ही जॉइंट टूटे, वेल्डिंग का थोड़ा नीचे जो है, मैंने ऊपर का हाइड्रोजन क्रैक दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा ये थोड़ा आगे से टूटा है, देख रहे हैं, वेल्डिंग तो एक्चुअली यहाँ तक फिनिश हो गया है, यहाँ तक, तो टूटना तो उसको यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बेस मेटल को लेके टूटता है, देखो, बेस मेटल को लेके, तो ऐसा होने के चांस ज्यादा है लेमिनार टीयर में, तो तभी भी लेमिनार टीयर आने का चांसेस ज्यादा है। लेमिनार टीयर जनरली रोल प्रोडक्ट में आता है, अभी आप बात करेंगे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। Laminar tear occur only in rolled steel product and primary plate, and its main distinguishing distinguishing feature is that the cracking has a ट्रेस्ड अपीयरेंस। मतलब क्या हुआ, जब रोल प्रोडक्ट में एक पोरोसिटी है, एग्जांपल के तौर पे एक प्लेट है उसमें पोरोसिटी है, फिर आप रोल करेंगे, तो वो रोल करेंगे तो पोरोसिटी भी लंबा होगा, वो लंबा होगा तो उसको बोलते हैं लेमिनार टीयर, वो पोरोसिटी का बन गया लेमिनार क्रैक, लेमिनार टीयर बन गया, लेमिनार टीयर का भी एक दो लेमिनार क्रैक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक पोरोसिटी सिंपल सा था, उसके ऊपर फोर्स आया रोलिंग का, रोलिंग होने के टाइम वो पोरोसिटी थोड़ा मूव हुआ, उसके अंदर एयर था या फिर उसके अंदर जो भी है वॉल्यूम था, उसकी वजह से वो थोड़ा लंबा हुआ, और लंबा होने के बाद वो क्रैक जनरेट हो जाएगा, लंबा होने के बाद वो लीनियर लीनियर बन जाएगा। दो टाइप के हमने एएसएमई में ऑलरेडी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आरटी का, यूटी का सेक्शन 5 करवाया, और हमने सेक्शन 9 करवाया, उसमें सभी में मैंने आरटी का क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यूटी का, एमटी का, पीटी का, मैंने वेल्डर के लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो करवाया था, उसमें मैंने समझाया था कि दो टाइप के हमको लेमिनार
लेमिनार डिस्कंटिन्यूटी और राउंडेड इंडिकेशन और लीनियर इंडिकेशन, ठीक है। तो लीनियर इंडिकेशन है वही एक लेमिनार आप बोल सकते हैं। पहले था आपका राउंडेड इंडिकेशन, पोरोसिटी, ठीक है, एक प्लेट में, फिर उसको रोल किया तो वो राउंडेड की जगह ले लिया लेमिनार ने, वो लंबा हो गया, मतलब लीनियर हो गया। हमने पता है कि लेंथ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज्यादा रहता है तब हम उसको बोलते हैं लीनियर डिस्कंटिन्यूटी। लेंथ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से कम रहता है तो उसको बोलते हैं हम राउंडेड इंडिकेशन। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला क्लियर होता है और आप रोल कंडीशन में आने का चांसेस बढ़ता है। इसी के लिए हमको जनरली क्या करना चाहिए, स्ट्रेस ज्यादा होता है तब भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। स्ट्रेन स्ट्रेन यहाँ पे देखो सब चीज के बारे में डेप्थ में लिखा है, लेकिन इतना हम जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसके लिए मैं जल्दी बोल देता हूँ। यहाँ पे डक्टाइल शेयर भी होने का चांसेस है। मटेरियल वेल्डिंग हम मारते हैं, यहाँ पे दिखाया है, वेल्डिंग मारते हैं तब हमको क्या होता है, वेल्डिंग को ट्रेस पड़ता है दोनों साइड, ये दिखाया है, देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एरो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड से एक दूसरे के साथ ट्रेस बढ़ता है, एक दूसरे के साथ फोर्स बढ़ता है, तो वेल्डिंग से जस्ट नीचे से वो जॉइंट क्रैक हो जाता है, उसको बोलते हैं लेमिनार। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जनरली डेक जो होता है, जो लोग डेक में काम किया है, ऑफ शोर में सॉरी ऑन शोर में काम किया है, जो समंदर के अंदर जो काम होता है, अंदर मतलब शिप बिल्डिंग के अंदर काम किया है, वहां पे ये क्रैक चाहने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली उसको बटरिंग करते हैं। वेल्डिंग मारने से पहले एक प्लेट है उसके ऊपर आपको एक जॉइंट फिटअप करना है, तो क्या करते हैं, जनरली वो बटरिंग करते हैं थोड़ा बहुत। बटरिंग करने के बाद ऊपर थोड़ा वो कर देते हैं वेल्डिंग। अभी मैं आपको वेल्डेबिलिटी दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसमें मैं आपको दिखाएगा लेमिनार टीयर कैसे होता है। तो लेमिनार टीयर आने का चांस बहुत सारा, देखो वेल्डेबिलिटी में पूरा डेप्थ में दिया गया है लेमिनार टीयर के बारे में, ठीक है। तो उसी की वजह से मैं एक फिगर दिखाने के लिए ये खोल रहा हूँ, ये चैप्टर हम करेंगे तो उस टाइम पे भी हम ज्यादा डेप्थ में लेमिनार टीयर में जाएंगे, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन क्रैक, सॉलिडिफिकेशन क्रैक, वो सब चीज के बारे में डेप्थ में दिया गया है। देखिए ये यहाँ पे मैं लेमिनार क्रैक दिखाया है, ठीक है। ये ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसी की रीजन से यहाँ पे थोड़ा बटरिंग कर देते हैं। लेमिनार टीयर कैन बी अवॉइडेड बाय चेंजिंग द जॉइंट डिजाइन। तो आपको जॉइंट डिजाइन चेंज कर देंगे तो लेमिनार टीयर आने का चांस है। पहला है ससेप्टिबल प्लेट, पहला है ससेप्टिबल प्लेट, दूसरा है एक्सट्रूड एक्सट्रूडेड सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको कि जनरली ये जो पहला वाला है उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग आप ऊपर और नीचे मारते हैं तो वेल्ड मेटल जो यहाँ पे ट्रेस ज्यादा पड़ता है वेल्ड मेटल और उसके नीचे जो वेल्डिंग हुआ है वहां पे, ठीक है। तो और आप अगर ये डिजाइन का ये यहाँ पे एक्सट्रूडेड सेक्शन बताया है, मतलब एक दूसरे के पार्ट कटिंग करके ऐसा वेल्डिंग मारेंगे तो आपको चांसेस कम है लेमिनार टियर आने का। और कभी कभी लोग बटरिंग भी करते हैं, थोड़ा बटरिंग पहले करते हैं, यहाँ पे दिखा है वेल्ड मेटल बटरिंग, बटरिंग करने के बाद फिर वेल्डिंग मारेंगे तब भी लेमिनार टियर आने का चांसेस कम है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बटरिंग बढ़ते हैं, ऐसा ये क्यों, मैं आपको जनरली यहाँ पे लिखा तो होगा लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ। जनरली आपका प्लेट का थिकनेस ज्यादा होता है उस टाइम पे ट्रेस जो होता है एक एक चिंगम जैसा आपको वेल्डिंग होना चाहिए, मतलब सॉरी मेरे को ऐसा बोलना है कि भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वेल्डिंग मारते हैं तब वो वहां के उसका जस्ट नीचे का जो हीट अफेक्टेड जोन है वहां पे मटेरियल हार्ड होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी की वजह से स्ट्रेस पड़ता है, जब एक दूसरे के साथ फोर्स लगता है उस टाइम पे हार्डनेस से वजह से वहां से टूट जाता है। अब बटरिंग करेंगे तो क्या होगा, बटरिंग करने से वहां पे डक्टिलिटी इंप्रूव होता है, चिंगम जैसा हो जाएगा। तो चिंगम को थोड़ा खींचेंगे तो कैसे, फिर आपको छोड़ेंगे, रबर है उसको आप खींचेंगे और छोड़ेंगे तो फिर उसका ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। तो अगर छोटा मोटा स्ट्रेस जनरेट होता है, छोटा मोटा कंसंट्रेशन होता है तब वो जनरली वापस आएगा और हमारा बेस मेटल को लेके नहीं फटेगा। तो वो भी एक रीजन है, इसी की वजह से यहाँ पे लेमिनार टीयर को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में मैंने बात किया। ओके, और आपको डक्टिलिटी जिसका ज्यादा है वैसा मटेरियल आप सिलेक्ट करेंगे तभी भी आपको लेमिनार टियर आने का चांसेस कम है। यहाँ पे तो बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, उसके बारे में ऑलरेडी 5 से 6 पेज है लेमिनार
जब वेल्डेबिलिटी आएगा उस टाइम पे भी हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। केवीटी टाइप, अभी तक हमने बात किया क्रैक का, लेमिनार टियर, हॉट क्रैक, रेडियल क्रैक और क्रैटर क्रैक, उसके बारे में भी थोड़ा आगे आएगा तो हम बात करेंगे। लेकिन केवीटी, केवीटी के दो टाइप है, एक श्रिंकेज केवीटी और गैस केवीटी। गैस की वजह से आता है, उसको गैस केवीटी बोलते हैं। श्रिंकेज, वेल्ड मेटल जब सॉलिडिफिकेशन होता है उस टाइम पे वो कुछ जगह बच जाता है, कुछ जगह वेल्ड मेटल प्रॉपर मिल नहीं पाता है और स्ट्रेस की वजह से केविटी आता है, उसको बोलते हैं श्रिंकेज केविटी। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये श्रिंकेज केविटी में से आएगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेमिनार टियर, हाइड्रोजन क्रैक और सॉलिडिफिकेशन क्रैक में आएगा। सॉलिडिफिकेशन क्रैक में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सल्फर एंड कार्बन वो जो है वो बढ़ जाएगा, तब भी आपका और डेप्थ विड्थ रेशियो जो है वो भी डेप्थ एंड डीप एंड नैरो ऐसा करके लिखा है, वो भी आपको याद रखना है, वहां पे क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। केवीटी, गैस केवीटी है वो फॉर्म एंट्रप्ट फ्रॉम बाय एंट्रप्ट गैस। गैस में गैस स्पोर भी आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी भी आएगा, क्लस्टर पोरोसिटी भी आने का चांसेस है, लीनियर पोरोसिटी भी आएगा, एलोंगेशन कैविटी आएगा, वार्म हॉल और सरफेस पोर। हम एक एक के बारे में डेप्थ में जाएंगे। और श्रिंकेज कैविटी, श्रिंकेज कैविटी में कोज बाय द श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन में आपको अभी समझाया, उसी के वजह से सॉलिडिफिकेशन जब होता है उस टाइम पे मेटल पूरी तरह से वहां पे फिल नहीं हुआ हो रहता है, और या तो आपको स्ट्रेस की वजह से श्रिंकेज मतलब सॉलिडिफिकेशन होने के टाइम जल्दी जल्दी सॉलिड हो जाता है और बीच में जगह बच जाता है, तो उसी की वजह से जो केविटी आता है उसको बोलते हैं सॉलिड केविटी। उसमें कितने टाइप है, तो कि इसमें इंटरमीडिएट श्रिंकेज, क्रैटर पाइप और माइक्रो श्रिंकेज, ठीक है। और उसमें भी दो टाइप है, इंटर इंटरडेंट्रिक माइक्रो श्रिंकेज और ट्रांसग्यूलर माइक्रो श्रिंकेज, ठीक है। उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। केवीटी, केवीटी गैस पर जो ये जो मैं फिगर दिखाया है वो एक पेपर है पूरा, ये एक फिगर के ऊपर पूरा एक पेपर आएगा, मैक्रो का पेपर, ठीक है। आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं जैसे ही आगे आगे आता जाएगा, मैं लास्ट जब सेशन खत्म करेगा उस टाइम पे मैं पेपर भी दिखाएगा कि भाई कैसे पेपर, एक फॉर्मेट दिखाएगा कैसे पेपर पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली मोस्टली 80% नियरर जो रहता है वैसा ही मैं आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी हम खाली इतना समझ लीजिए कि यही एक पेपर आपको एक फिगर दिया जाएगा एक पेज में और 12 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन हो कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे उसको क्लियर करना है, क्या चीज क्या दिखाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे गैस पोर एकदम ब्लैकिश पॉइंट दिखाया है, देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पॉइंट दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे गैस पोर दिखाया है। तो उसको बोलते हैं गैस पोर। वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, उसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन, द गैस कैविटी ऑफ द स्पेशली स्फेरिकल शेप एंड ट्रैप्ड विथ इन द वेल्ड मेटल। स्फेरिकल शेप, ऐसा जरूरी नहीं है स्फेरिकल शेप में ही पोरोसिटी आए, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। पोरोसिटी ऐसे आता है। गैस कैविटी कैन बी प्रेजेंट द वेरियस फॉर्म, आइसोलेटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी भी हो सकता है, और क्लस्टर पोरोसिटी भी हो सकता है, लीनियर पोरोसिटी और एलोंगेशन कैविटी और सरफेस पोर भी हो सकता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, तो आपका डंप इलेक्ट्रोड है, डंप फ्लक्स है, कोरोड इलेक्ट्रोड है, उस वो भी एक रीजन है। कोरोड डंप इलेक्ट्रोड मतलब पानी में भिगा हुआ इलेक्ट्रोड है आपके पास और आप उसमें अलातुल वेल्डिंग मार रहे हैं, तो वो जो है मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जाएगा वेल्ड मेटल डिपोजिशन में। वेल्ड मेटल डिपोजिशन में जाएगा तो डंप फ्लक्स की वजह से या डंप जो गीला हो गया उसी की वजह से यहाँ पे पोरोसिटी आएगा, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कोरोड इलेक्ट्रोड, 70s2 इलेक्ट्रोड की मैं बात करता हूँ। कोरोड वो होता है, कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे इलेक्ट्रोड ऐसे बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारी कंपनी में देखा है, जब मैं उसका स्टोरेज जाता हूँ, स्टोरेज के अंदर जाता हूँ, तब स्टोर किया वहां पे चेक करता हूँ तो 70s के लिटरली आपको रस्ट दिखेगा और वही आपको यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। उस टाइम पे भी वो जो रस्ट है वो वेल्डिंग के अंदर गिरेगा, वेल्डिंग के अंदर जाएगा, डिपोजिशन होगा और वो क्रैक भी आएगा, लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी भी आने का चांसेस है, ठीक है। तो वो भी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, गुड कंडीशन वाला आपको फिलर यूज करना पड़ेगा। ड्राई इलेक्ट्रोड भी
आपको बेकिंग करना पड़ेगा, बेकिंग करके फिर यूज करना पड़ेगा। जनरली डंप इलेक्ट्रोड तो आपको बेकिंग करना ही नहीं है, डंप इलेक्ट्रोड डिस्कर्ड ही करना है, कोड ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये डंप इलेक्ट्रोड के बारे में ऑलरेडी हम 2-3 घंटा सेशन ले चुके हैं, तो उसमें मुझे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अभी ग्रीस, हाइड्रोकार्बन, वाटर कंटामिनेंट एंड प्रॉपर सरफेस, प्रिपेयर्ड सरफेस, वो सब चीज में भी हाइड्रोजन सॉरी ये पोरोसिटी आने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि ग्रीस है, ग्रीस में क्या होता है, जब वेल्डिंग मारेंगे, ग्रीस वेल्डिंग के अंदर ही रहेगा और वहां पे वो जो वेल्ड मेटल फ्यूज होता है, वो एक दूसरे के पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में नहीं देगा, बीच में ग्रीस आ जाएगा, तो वो भी एक चांस है। जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो वहां पे पोरोसिटी, वो जो ग्रीस है वो जल के वहां पे उसकी गैस भी वहां पे रुक जाएगी, तो वो भी पोरोसिटी का चांसेस बढ़ जाता है, पोरोसिटी आने का। क्लीन प्रॉपर एंड सरफेस, प्रॉपर क्लीन सरफेस रहना चाहिए, ठीक है। एयर एंट्रप्ट इन गैस शील्ड सॉरी, एयर, देखो मैं जल्दी जल्दी में पढ़ता हूँ, ये गलती हो रहा है, शील्ड बोलना चाहिए, फील्ड में क्या एकदम फास्ट तरीके से लोग, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते, शॉर्ट बनाते, लेकिन मेरा ऐसा कंसर्न है यहाँ पे, मैं जल्दी से ये चैप्टर को खत्म करूँ, जितना फास्ट हो गया मैं धीरे धीरे समझाएगा, मैं एकदम प्रॉपर तरीके से रीड करने रहेगा। एयर एंट्रैपमेंट इन गैस शील्ड ऐसा बोलने में लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा नजर भी अगल बगल घूमने की वजह से मैं जल्दी ऐसा मिस्टेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप ऐसा गलत मत समझिए मुझे। आगे बढ़ते हैं। एयर एंट्रैप्ट होता है, कभी कभी क्या होता है, आप टिग वेल्डिंग मारते हैं, टिग वेल्डिंग मारने में जब आप गैस बंद कर देंगे, आर्गन गैस जो है वो जो शील्डिंग हो रहा है वो बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो पोरोसिटी आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का एटमोस्फियर का गैस जो हमारा वेल्ड मेटल के अंदर घुस जाता है और वो वेल्ड मेटल के अंदर ही रहता है, उस टाइम पे फिर जैसे ही हम वेल्डिंग फिनिश करेंगे फिर वो सॉलिड हो जाएगा पूरा, फिर वो गैस को बाहर तो निकलना है लेकिन निकलने नहीं देगा वो सॉलिडिफिकेशन, उसी की वजह से वहां पे क्रैक आने का चांसेस बढ़ता है। तो आपको अगर शील्डिंग गैस प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं तब आपको एयर में से एंट्रप्ट होगा, एयर में से आपका जो एयर जो है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो सब एयर में से आपका वेल्ड मेटल में आएगा और पोरोसिटी जनरेट करेगा। चेक होज कनेक्शन, होज कनेक्शन उस टाइम पे आपको चेक करना चाहिए कि भाई आपका टिग है या मिगमैग है, वहां पे आर्गन है या भाई CO2 है या FCW मार है उसमें CO2 है, ये सब क्यों नहीं आ रहा है, तो होज फट तो नहीं गया है, होज कहाँ से लीक भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैं ये भी देखा है कि होज थोड़ा सा कट जाता है, तो बाहर से CO2 तो आता है FCW में, लेकिन साथ में वो ऑक्सीजन भी मिक्स होके आता है, क्योंकि बाहर का ऑक्सीजन भी अंदर घुस के फिर होज से अंदर आता है, तो वो भी एक रीजन है पोरोसिटी आने का। तो बहुत सारे रीजन है, आपको एक देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट एंड इनसुफिशिएंट डीऑक्सीडेंट एंड इन इलेक्ट्रोड एंड फिरल पैरेलल मेटल, जो डीऑक्सीडेंट प्रॉपर तरीके से आपने यूज नहीं किया, इलेक्ट्रोड में पैरेलल मेटल में जो घुस जाता है तब भी आने का चांसेस ज्यादा रहता है। टू हाई आर्क वोल्टेज लेंथ, आर्क आई मैं ऑलरेडी ये पहले सेशन में समझा चुका हूं कि हाई आर्क वोल्टेज लेंथ की वजह से क्या होता है। आर्क वोल्टेज आपका हाई होना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वर्क पीस है वो, और आपका जो आपका इलेक्ट्रोड का टॉर्च है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है वो, उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसी के ऊपर वोल्टेज डिपेंड है। जैसे कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस में ये प्रॉब्लम नहीं है, SAW है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका वर्क पीस और आपका ऊपर से जो आपने टॉर्च लगाया वो डिस्टेंस तो फिक्स ही रहता है, 5 mm 8 mm तक फिक्स रहता है, ठीक है, आप जनरली वो मशीन में ही सेट कर देते हैं। लेकिन SMA में वेल्डर क्या करेगा, SMA में तो उसका हाथ ऊपर डाउन अगल बगल में उसको घूमना है, जाना है, रुकना है, वेल्डिंग एक एक टाइम पे वो 2 mm ऑल वेल्डिंग मारने में 2 mm 3 mm से 5 mm तक वो कंप्लीट मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मैन्युअली हाथ से मार रहा है, उसका हाथ अप एंड डाउन ऐसा होता रहेगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है, आपका हाथ थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो क्या होगा, ज्यादा ऊपर हो जाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो आपका बेस मेटल आपको वेल्डिंग मारना है वो जहां पे मारना है वो, और आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तब भी आपको बाहर का एटमॉस्फेयर के आर्क बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट होगा, ऐसा होगा, तो उसी की वजह बाहर का एटमॉस्फेयर के अंदर घुसेगा और वहां पे पोरोसिटी आने का चांस है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं आर्क वोल्टेज की। तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस ठीक है, उसकी मैं बाद में बात करेगा, लेकिन
कांस्टेंट करंट प्रोसेस में क्या होता है, SMAW, GTAW, वो सब प्रोसेस कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट करंट प्रोसेस में आपका जो टॉर्च टू आपका जो वर्क पीस है उसका डिस्टेंस मेंटेन रहना मुश्किल है। तो मशीन के अंदर ऐसा सेटअप होता है कि जैसे ही आपका थोड़ा हाथ ऊपर जाता है, आपको जनरली कितना कवर करना है, 2 से 6 या 2 से 5 तक का डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन इतना मेंटेन तो आप हर बार तो नहीं कर पाएंगे ना, कभी ऊपर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कभी टच हो जाएगा, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो आपका वेल्डिंग मशीन है, हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐसा सेटअप होता है, आपका हाथ थोड़ा ऊपर रह आ गया, मतलब आपका टॉर्च थोड़ा ऊपर खींचा आपने, तब वो आर्क वोल्टेज है वो फोर्स बढ़ा देगा अंदर से, तो ताकि आर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से जैसा था वैसा ही रहे। अगर आपका टच हो जाता है, एकदम नजदीक पहुंच जाता है, तो आर्क वोल्टेज कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज फोर्स, ठीक है। जो वोल्टेज फोर्स है, आर्क वोल्टेज है, वो उसका हाई हो जाएगा, तब भी पोरोसिटी आने का चांसेस ज्यादा है। इसी की वजह से मैं यहाँ पे समझा, ऑलरेडी मैं ये SMAW जो वेल्डिंग आएगा उस टाइम पे आपका हाथ कैसा रहना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, वो उस टाइम पे मैं समझाएगा, ठीक है। अभी खाली आप इतना समझ लीजिए, ये चैप्टर में टू हाई आर्क वोल्टेज आपका हाई हो जाता है, मतलब आपका वर्क पीस टू आपका इलेक्ट्रोड है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तब भी आपको पोरोसिटी आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। गैस इवेल्युएशन फ्रॉम द प्राइमिंग, पेंटिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट, वो भी होने का चांस बढ़ जाता है। और ऐसा होता है तो टू हाई शील्डिंग गैस फ्लो रेट, अगर हाई शील्डिंग गैस फ्लो रेट होगा तो क्या होगा, आपका गैस फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट होने की वजह से मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ कैसे कांड हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। टिक वेल्डिंग में है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। थोड़ा रुकिए, मैं इसमें समझाएगा कि टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है। हाँ, देखिए, ये जो है शील्डिंग गैस फ्लो रेट, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फिगर दिखा है, देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ है, जो गैस फ्लो है दूसरा फिगर में, यहाँ पे फ्लो इज हाई, फ्लो रेट टू हाई, तो क्या होगा, हाई होने की वजह से एकदम फोर्स से आएगा, फोर्स से आएगा तो तुरंत वर्कपीस के साथ टकराएगा और तुरंत वो वहां से घूमेगा, वहां से घूमेगा। तो ये जो एरो रेड कलर का दिखाया है यहाँ पे, तो वो चांस है वहां पे अंदर गैस घुस जाएगा, फिर वो गैस भी वहां पे राउंड राउंड घूमता रहेगा, बाहर का एटमोस्फेरिक का गैस वहां पे घुस जाएगा और आपको पोरोसिटी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वो भी एक रीजन है, तो आपका गैस टर्बुलेंट हो जाएगा, तब भी आपका पोरोसिटी आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोरोसिटी के बारे में, ठीक है, पोरोसिटी क्यों आता है उसके बारे में हमने डेप्थ में बात किया। तो अभी हम आगे बात करेंगे वार्म हॉल। वार्म हॉल जब हम गैस कटिंग करते हैं उस टाइम पे भी वार्म हॉल आने का चांसेस बढ़ जाता है। गैस कटिंग के बाद हमारा वो जो कुछ चीज का वहां पे फोर्स की वजह से भी अंदर गैस घुस जाता है वेल मेटल के पपड़ी के अंदर, तब भी होता है। तो ये सब चीज वार्म हॉल मतलब आपको यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन जाएगा। elongated or turbulent cavity formed by entrapped gas during the solidification of weld metal, there can occur slight singly और इन ग्रुप, एक साथ में भी घुस जाएगा या एक एक अपना करके भी घुसेगा और वर्म होल आने का चांसेस। वर्म होल आएगा क्यों, ग्रॉस कंटामिनेशन इन प्रिपरेशन सरफेस, कंटामिनेशन जहाँ पे ज्यादा होता है तो वहां पे एक दूसरी पपड़ी के नीचे वो गैस बैठ जाएगा और फिर आप वेल्डिंग मारेंगे तो वो गैस बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा लेकिन आप वेल्डिंग ऊपर से डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वहां पे जहां पे है वहां पे वापस बैठ जाएगा, और उसी को बोलते हैं वार्म हॉल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्री हीटिंग प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए, वो सब चीज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से वार्म हॉल आप रिमूव कर सकते हैं। लेमिनेटेड वर्क सरफेस, कभी कभी क्या होता है लेमिनेशन बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक प्लेट है उसके उसमें लेमिनेशन, हम जनरली जनरली लेमिनेशन किस में आता है, प्लेट में आता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है प्लेट में आएगा, बहुत सारी जगह आता है, लेकिन ज्यादातर प्लेट में लेमिनेशन होता है। तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऑलरेडी है, लेकिन एक दूसरे के बीच में गैसेस पड़ा हुआ है, और आप वेल्डिंग मारेंगे हीट होने की वजह से वो गैस जो है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के टाइम वो गैस वेल्ड मेटल के अंदर ही रह जाएगा। वेल्ड मेटल वहां मार रहे वहां पे ही बैठने का कोशिश करेगा, तो उसी की वजह से भी लेमिनेशन वर्क सरफेस रहेगा, वहां पे भी आने का चांसेस बढ़ता है। क्रीवाइसिस इनटू वर्क
इनवर्ट सरफेस ड्यू टू द जॉइंट जियोमेट्री, ठीक है, जॉइंट जियोमेट्री प्रॉपर नहीं है तब भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको वर्म होल ऐसे वजह से आता है। सरफेस पोरोसिटी, सरफेस पोरोसिटी क्यों आता है? क्योंकि डंप इलेक्ट्रोड कंटामिनेशन है, आपका गीला इलेक्ट्रोड है। मैं बहुत सारी कंपनी में देखा है, इंडिया में जनरली में ज्यादातर ऐसा देखा है कि भाई डंप इलेक्ट्रोड जनरली स्क्रैप फोल्डिंग के अंदर पड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रोड लेके वेल्डर वेल्डिंग मारता है। तो कभी कभी क्या होता है, वेल्डर वेल्डर जो इलेक्ट्रोड है, जमीन पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रोड, वो 2 इलेक्ट्रोड का ही काम है, कौन लेने जाएगा, छोड़ो यहाँ पे पड़ा है ना, ऐसे ही कचरे में बगल में पड़ा है, वही इलेक्ट्रोड को लेके यूज कर लेता है। तो वो सब चीज की वजह से पोरोसिटी आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड यूज नहीं करना चाहिए। हम लोगों को वेल्डर को अवेयर करना चाहिए कि भाई वो इलेक्ट्रोड को डिस्कर्ड करो, तुम ऐसे इलेक्ट्रोड को यूज मत करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिग मैग वेल्डिंग जो है, लो फ्लक्स एक्टिविटी जहां पे रहता है उस टाइम पे भी मिग मैग में जनरली आता रहता है। मिग मैग जब आएगा तब उसके बारे में हम डेप्थ में एक एक घंटे तक में ये सब चीज समझाएगा, ठीक है। अभी मैं जनरली ज्यादा फंस जाता हूँ। एक्सेस सल्फर, सल्फर अगर ज्यादा रह जाता है तो बाहर निकलने का कोशिश करेगा और एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बनाने नहीं देगा पार्टिकल को, और तभी भी आपको चांसेस बढ़ जाता है पोरोसिटी आने का। लॉस ऑफ शील्डिंग गैस एंड ड्यू टू द लॉन्ग आर्क ब्रिज्ड, ठीक है, उसकी वजह से भी आने का चांसेस है। पोरोसिटी ऑलरेडी मैं ऊपर जो पहला मैं समझाया उसी में ज्यादातर हो जाता है हमारा क्लियर, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्रैटर पाइप, क्रैटर पाइप कहाँ आता है? जो टिग वेल्डिंग जहाँ पे होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, आर्क वेल्डिंग का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वो श्रिंकेज की वजह से भी आने का चांसेस है। और इसी की वजह से बहुत सारा हम प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे मैं आगे बात करेगा, ठीक है। अभी मैं स्ट्रिंग क्रैटर पाइप का डिस्कस करेगा। डिस्क्रिप्शन, श्रिंकेज कैविटी ऑफ द एंड ऑफ द वेल्ड रन। एंड ऑफ द वेल्ड रन मतलब यहाँ पे भले ही ऐसा लिखा है लेकिन आप ऐसा ही समझिए, एंड ऑफ द वेल्ड रन मतलब आपका एंड जब वेल्डिंग खत्म करते हैं उस टाइम पे उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। वेल्डिंग स्टार्ट पॉइंट, वेल्डिंग एंड पॉइंट, वहां पे एक क्रैटर पाइप आने का चांसेस बढ़ जाता है। आपने जनरली देखा होगा कि आप टिग वेल्डिंग मारते हैं, वहां पे आप हम लोग बोलते हैं भाई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बराबर वेल्डिंग मारने का और थोड़ा ग्राइंडिंग वहां पे कर देने का। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है भाई कि क्रैटर पाइप जनरेट ना हो, क्रैटर क्रैक जनरेट ना हो। क्रैटर की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। द मैन कोज ऑफ द श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, वेल्डर है ना वेल्डिंग मारता है, ठीक है, टिग वेल्डिंग एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। टिग वेल्डर वेल्डिंग क्या करेगा, वेल्डिंग फिनिश हो जाता है, जैसे ही वेल्डिंग मारते मारते आता है, वेल्डिंग फिनिश होता है या इलेक्ट्रोड खत्म होता है, तो क्या करता है, वो टॉर्च को उठा लेता है। तो वो जब उठाता है टॉर्च, उस टाइम पे वो जल्दी उठा लेता है, तब भी क्रैटर पाइप आने का चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं मिला। वो बाहर से आर्गन जो आपकी नोजल से आ रहा है, वो मेटल के ऊपर नहीं पड़ा, तो आपका कोल्ड जो है वो जल्दी से कोल्ड होगा नहीं और श्रिंकेज हो जाएगा। उसमें कोल्ड जल्दी से नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो पोर्शन एंड वाला पोर्शन है वहां से सॉलिडिफिकेशन होते 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 आएगा, तब तक वो खींचता जाएगा और बीच में वहां पे मेटल ही कम पड़ जाएगा, तो वहां पे पाइप जनरेट हो जाएगा, वहां पे थोड़ा हॉल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उतना मेटल कहाँ चला गया, वो आगे पीछे चला गया। तो वो भी एक रीजन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टिग वेल्डिंग जब मारते हैं तो उसको हमको पोस्ट फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पोस्ट फ्लो। और प्री फ्लो जो स्टार्टिंग करते हैं उस टाइम पे प्री फ्लो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो क्या है, जब जीटीए डब्ल्यू वेल्डिंग आएगा, टिग वेल्डिंग आएगा, मैं समझाएगा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पोस्ट फ्लो में क्या होता है, फ्लो पोस्ट फ्लो में जब वेल्डर वेल्डिंग फिनिश करता है उस टाइम पे 2 से 3 सेकंड तक या 4 सेकंड तक आपको वो गैस चालू रखना है और आपको हाथ को ऐसे ही रखना है, आपको हिलाना नहीं है। भले ही वेल्डिंग खत्म हो गया लेकिन आप वहां पे ही रहिए। थोड़ा टंगस्टन को ऐसा उठाना है तो साइड में थोड़ा उठा सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत टॉर्च को हटा नहीं देना है। तुरंत टॉर्च को हटाएंगे तो क्रैटर पाइप आने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तब आपको तुरंत नहीं हटाना है, इसके लिए आपको पोस्ट फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ी देर आपको हाथ को ऐसे ही रखना है ताकि प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन हो जाए, बाहर से आर्गन जो है वो भी
प्रॉपर तरीके से जब तक सॉलिडिफिकेशन होता है तब तक बाहर का एटमॉस्फेयर से वो कंट्रोल, जैसे ही आप वेल्डिंग फिनिश हुआ तुरंत हाथ ले लिया, तब बाहर का एटमॉस्फेयर तुरंत है वहां पे, अभी सॉलिडिफिकेशन होता ही रहेगा, अभी होना स्टार्ट ही होगा, और तब तक आपने टॉर्च हटा दिया और बाहर का एटमॉस्फेयर वहां पे घुस जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी आर्गन नहीं रहा, आपने हाथ हटा दिया है, टॉर्च को हटा दिया है, तो वो भी एक रीजन होता है क्रैटर पाइप और क्रैटर क्रैक आने का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। लेक ऑफ द वेल्डर स्किल ड्यू टू यूजिंग द प्रोसेस टू हाई करंट, करंट भी अगर हाई लेता है तब भी आपको क्रैक आने का चांसेस, क्रैटर पाइप आने का चांसेस रहता है, तो आपको ट्रेन वेल्डेड यूज करना है। इन ऑपरेटिव क्रेटर फिलर स्लोप ऑन एंड स्लोप आउट, देखो मैं पोस्ट फ्लो प्री फ्लो की बात किया, वही सेम टू सेम स्लोप ऑन स्लोप आउट है। ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड में स्लोप ऑन स्लोप इन स्लोप आउट लिखा है। ठीक है, तो आपको मतलब ये जो अभी मैं बात किया, थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद में धीरे से आपको हाथ हटाना है, वो सब चीज आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सब चीज प्रैक्टिकल बात है, जब आप वेल्डर वेल्डिंग मारता है तब आपको देखेंगे, तब आपको ज्यादा पता चलेगा। सॉलिड इंक्लूजन, सॉलिड इंक्लूजन बहुत टाइप के रहते हैं। सॉलिड इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन, फ्लक्स इंक्लूजन, ऑक्सीडेशन, मेटालिक इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन है, उसके बारे में हम एक एक चीज के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। स्लैग इंक्लूजन क्यों आता है, तो कि आपका वेल्डिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया है, रूट मारा, हॉट पास मारा, फिर आपको कोड ऐसा बोलता है कि हर पास में आपको क्लीनिंग करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिया में क्या करता है लोग, और गल्फ कंट्री में तो मैं जनरली देखा है कि भाई एक पास मारता है, फिर वो ग्राइंडर घुमाता ही है, पूरा क्लीनिंग करता ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली कि वेल्डिंग मारते हैं, वेल्डर वेल्डिंग दड़ा तोड़ वेल्डिंग मारते ही जाता है, जल्दी उसको प्रोडक्शन फिनिश करना रहता है और वो आराम करना रहता है, जो भी है पता नहीं क्या उसको इतना घाई घाई होता है, ऊपर मैनेजर फोर्स करता रहता है, तो वो क्या करेगा, वेल्डिंग मारता जाएगा, एक पास भी वो क्लीन नहीं करता है। तो जब क्लीन ही नहीं करेंगे तब आपको वहां पे स्लैग फंसेगा, और स्लैग फंसेगा और क्लीन नहीं करेंगे, उसके ऊपर दूसरा रन आ जाएगा, वेल्डिंग आ जाएगा, तो ऑब्वियसली स्लैग उसमें फंसेगा ही फंसेगा। तो वो भी एक रीजन है। ठीक है, incomplete slag removal from the underlining surface of the multi pass welding, मल्टी पास वेल्डिंग मारते हैं तब आपको स्लेग प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं करते हैं, इंटर रन क्लीनिंग नहीं करते हैं, तब भी आपको स्लेग वहां पे फंसने का चांसेस बढ़ जाता है। मैं आपको एक ही वो चीज बोलता हूँ, हम लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जो लोग फ्रेशर क्वालिटी में एंटर हुए हैं उसको भी समझाना पड़ेगा, भाई वेल्डर को ट्रेन करो, आप वेल्डर को समझाओ कि भाई आपको हर पास क्लीनिंग करना है, हर पास क्लीनिंग। गल्फ कंट्रीज में तो हर पास क्लीनिंग कर करके वेल्डिंग इंस्पेक्टर चेक भी करता है, मैं देखा हुआ है। लेकिन हमको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा क्वालिटी इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लेग फ्लूडिंग अहेड द आर्क, स्लेग जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई वेल्डिंग मारते हैं ना, वेल्डिंग मारते हैं तो आगे आगे थोड़ा कचरा घूमता रहता है, आगे आगे जाता रहता है। जो लोग वेल्डर है उसको ज्यादा ये समझ में आएगा, जो लोग इंस्पेक्टर है उसको दिखा हुआ है, कभी कभी कचरा इलेक्ट्रोड आ जाता है, उस टाइम पे आप चेक करते हैं, उस टाइम पे भी ऐसा होता है। जब आप वेल्डिंग मारते हैं तब वो आगे मेल्टिंग होता रहता है, वो मेल्टिंग के अंदर ऊपर पे स्लेग घूमता रहता है, और या कचरा जो है वो आगे आगे तैरता रहता है और आगे आगे चलता रहता है, वो निकलता नहीं है, उसको ग्राइंडिंग मार के ही निकालना पड़ेगा। तो वो भी एक रीजन है, अहेड ऑफ आर्क, आर्क से आगे आगे वो चलता रहेगा, वो मेल्टिंग में वो दिखेगा। वो आपको कैसे दिखेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को विजुअली नहीं दिखेगा, वो जब वेल्डर वेल्डिंग मारता है ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको ब्लैक ग्लास लगा के आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा। वेल्डर बोलेगा कि सर वो आगे आगे मुझे स्लेग आता रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आप थोड़ा देखिए। तब आपको ये सब चीज देखना है, उसको बोलना है भाई तू ग्राइंडिंग मार के रिमूव कर दे उसको। सबसे पहले जैसे ही स्लेग अहेड ऑफ आर्क होता है, आर्क आगे निकलता है, आर्क मारते हैं, वेल्डिंग मारते हैं, उससे आगे थोड़ा स्लेग ऐसा आगे आगे घूम के, या स्लेग हो या कचरा हो, वो आगे आगे उस मेल्टिंग के ऊपर तैरता है, तो उसको तुरंत वेल्डिंग रोकना है, वो तुरंत पहले उसको ग्राइंडिंग करके निकालना है, क्योंकि कभी भी वो जॉइंट के अंदर जा सकता है, कभी भी वेल्ड मेटल के ऊपर चुभ सकता है और वो स्लेग आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, एंटर एंट्रपमेंट ऑफ स्लेग इन वर्क सरफेस, वर्क सरफेस के अंदर भी
वो घुस जाएगा, तब भी यहाँ पे स्लैग आने का चांसेस। फ्लक्स इंक्लूजन क्यों आता है? फ्लक्स प्रॉपर तरीके से डैमेज होता है, वो कोटिंग प्रॉपर तरीके से अनफ्यूज्ड फ्लक्स जो होता है 2-2 बार एक ही फ्लक्स में देखा है, इंडिया में एक ही फ्लक्स को 3-3 बार यूज करते हैं, तो वो सब चीज नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आपको जो मैन्युफैक्चरर बोलता है उसी के हिसाब से, फ्लक्स मैन्युफैक्चरर बोलता है कि वन टाइम यूज, तो आपको वन ही टाइम कोस्ट कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी एक ही फ्लक्स को 3-3 4-4 बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तभी भी ऐसा करने से भी आपको फ्लक्स इंक्लूजन आने का चांसेस है। ऑक्साइड इंक्लूजन क्यों आएगा? जब आपका रस्टिंग मटेरियल रहेगा, रस्टिंग पर क्लीनिंग नहीं किया है, वहां पे आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे आपको ऑक्साइड इंक्लूजन आने का चांसेस बढ़ जाता है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। टंगस्टन इंक्लूजन है, वो टंगस्टन में आता है, जनरली टंगस्टन प्रॉपर तरीके से हमको यूज करना चाहिए। बहुत सारे टाइप के टंगस्टन टिप्स होते हैं, फ्लैट टिप्स, कन्वेक्स टिप्स। देखो मैं अभी एक दिखाई देता हूँ, अभी बात हुआ ही है टंगस्टन टिप्स का, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे, हाँ, ये 3 टाइप का टंगस्टन है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, वर्टेक्स एंगल टाइप टंगस्टन, और इलेक्ट्रोड टिप्स ऑफ फ्लैट एंड, और आगे बोल्ड टाइप, बोल्ड पेन जैसा रहेगा, ठीक है, तो वैसा भी ये 3 टाइप के फ्लक्स, सॉरी, ये टंगस्टन जनरली हम लोग यूज करते हैं। लास्ट वाला जो है वो एल्यूमिनियम वेल्डिंग मानना है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं। बीच वाला है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं, और ये जो है मोस्ट वर्टेक्स एंगल वाला, वो मोस्टली हम लोग यही पहला वाला ही टंगस्टन रख के, टंगस्टन का भी आगे का शेप कैसे रखना है उसके हिसाब से, अगर आप आगे का शेप ऐसा बीच वाला है इलेक्ट्रोड टिप्स विथ फ्लैट एंड, और आप करंट ज्यादा ले रहे हैं, तब भी आपको वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। पहला वाला है उसमें भी डैमेज होके वो वेट मेटल में गिरने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए टंगस्टन इंक्लूजन ना है, वो उसके बहुत सारे रीजन है। जब टिक वेल्डिंग आएगा उस टाइम पे भी मैं समझाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बात किया है इसके लिए मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जब आपका कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड टिप्स विथ वेल्ड स्पूल, मतलब आपका टंगस्टन जो है, आपका टॉर्च है, वो वेल्ड मेटल को टच हो जाता है, तभी भी टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हमको क्या यूज करना है, हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग स्टार्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। कभी अभी अभी भी बहुत सारी कंपनियां कोस्ट कंट्रोल करने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ओल्ड मशीन यूज करती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन नहीं है वैसा यूज करती है, ठीक है, तो हमको वैसा मशीन अभी अवॉइड करना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन यूज करना चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन कैसा होता है, क्यों, उसमें क्या क्या काम होता है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं डेप्थ में 1-2 सेशन करवाया है, तो मुझे ज्यादा इसमें समझाने का जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट ऑफ फिलर मेटल विथ हॉट टिप ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर आपका इलेक्ट्रोड है वो कॉन्टेक्ट टिप जो है वो भी एक दूसरे के साथ टच हो गया है, तब भी टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस है। टंगस्टन फट जाता है, तब भी टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस बढ़ जाता है। और जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बोल देता हूँ, अभी मुझे ये सेशन जल्दी खत्म करना है। कंटामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड टिप्स ऑफ द स्पेटर फ्रॉम द वेल्सपुल, अगर कंटामिनेशन है वो इलेक्ट्रोड टिप्स में, सॉरी, कंटामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय स्पेटर, कभी कभी क्या होता है स्पेटर उड़ता है, उड़ने के बाद सीधा टंगस्टन के ऊपर लग जाता है, तभी भी टंगस्टन सीधा डैमेज होकर अंदर गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वो सब चीज रीजन है। एक्सीडिंग द करंट लिमिट फॉर द गिवन इलेक्ट्रोड साइज ऑफ टाई, मतलब आपको डब्ल्यूपीएस में 250 करंट लेने को बोला है, लेकिन 450-500 आप करंट ले लेंगे जल्दी वेल्डिंग मारने के चक्कर में, तो टंगस्टन और हिट हो जाएगा और टंगस्टन डैमेज होके वह गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। टंगस्टन दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोड बियॉन्ड द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द कलेक्ट, मतलब आपने जनरली क्या होता है, हम लोगों को टंगस्टन जो हमारा टॉर्च है वहां पे 5 से 6 mm 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड फिलर टंगस्टन डाया इतना बाहर रखना चाहिए, ठीक है। अगर 3 डाया का टंगस्टन है तो 3×9 9 mm तक अगर बाहर रखेंगे तो अच्छा है, ये कहाँ भी कोड में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको जनरल बोलता हूँ, ठीक है। इतना आप बाहर रखेंगे तो आपको सबसे बेस्ट बात है उस, लेकिन आप ज्यादा बाहर रख देंगे तो ओवर हीट हो जाएगा और अंदर गिरेगा वेल्ड मेटल के अंदर, तो टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस बढ़ता है। ओवर हीट हो जाएगा, कभी कभी आपने देखा होगा जनरली जीटीए डब्ल्यू वेल्डिंग मशीन है वो डीसी नेगेटिव में यूज होता है उसका टॉर्च, लेकिन कभी कभी डीसी पॉजिटिव में डाल देंगे तो 70% ओवर हीटिंग जो है वो टंगस्टन के ऊपर इफेक्ट करेगा, और 70% हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस बढ़ जाता है। इनएडेक्यूट टाइटनिंग ऑफ द कलेक्ट,
आपने टंगस्टन अंदर फिटअप किया है, वो प्रॉपर टाइट नहीं है, हिलता रहता है, तब भी आपको टंगस्टन डैमेज होके अंदर गिरने का चांसेस रहता है, तो टंगस्टन इंक्लूजन आएगा वेल मेटल में। आपको वो भी ध्यान रखना है। शील्डिंग गैस फ्लो है, वो एक्सेसिव ज़्यादा रहता है और ऑक्सीडेशन भी उसमें ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे भी क्रैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है टंगस्टन इंक्लूजन आने का। अभी लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, अभी लैक ऑफ फ्यूजन में पेनिट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूजन में 3 टाइप है, लैक ऑफ साइडवर्ड फ्यूजन, लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन, लैक ऑफ